हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है बेटा आप लोगों के, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2026 बैच में। हम लोग अभी सॉल्ट एनालिसिस नाम का एक बहुत धांसू, जबरदस्त और बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज इसका लेक्चर नंबर कौन सा 6 करने वाले हैं। बताइए आप सब लोग कैसे हैं? गुड इवनिंग, नमस्कार आप सब लोगों को। गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। फटाफट से बताओ बेटा, कैसे हो कैसे हो कैसे हो, सब लोग कैसे हो? हाँ जी, जल्दी बताइए जनाब। यस यस यस, क्या हाल चाल है सबके? हाँ हाँ, चश्मा भूल गया था भैया, आ गया आ गया। हाँ जी, बताओ लास्ट क्लास में जो पढ़ाया कुछ कुछ रिवाइज करके आए हो? नहीं अब तक तो यार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो नहीं नहीं, किडनैप नहीं हुए हैं, यहीं पर आ गए हैं हम। लेक्चर नंबर 6 में आज हम लोग कैटाइंस का टेस्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है मुझे लगता है कि हम लोग 8 एक लेक्चर में निपटा देंगे इसको, है ना? कितने लेक्चर में? 8 लेक्चर में, है ना? 8 लेक्चर्स। मतलब हमारा सैटरडे का जो क्लास होगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि वो अपनी लास्ट लाइव क्लास होगी, है ना? लास्ट लाइव क्लास होगी। हाँ जी, दिल्ली दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ बहुत गलत हुआ और जितने भी लोगों ने इस इंसिडेंट में जान खोई उन सारे लोगों के लिए बड़ा दुख है सब लोगों को, है ना? भगवान उनके जो चाहने वाले हैं, परिवार के लोग हैं, उनको इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की क्षमता दे। और कुछ भी अगर ऐसा इसमें कुछ ऐसा वैसा है तो जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़े गवर्नमेंट, ये हमें उनसे पूरी उम्मीद है। यस, लेकिन एट द सेम टाइम जितने भी जो समझदार इंसान है वो ये भी एट द सेम टाइम करेगा कि जब तक कोई न्यूज़ ऑथेंटिक ना हो, ऐसी किसी भी गलत न्यूज़ को, किसी भी फेक न्यूज़ को, या फिर ऐसी न्यूज़ जिसके बारे में आप सर्टेन नहीं हो, उसको आप ना कहीं पर सेंड करेंगे, ना शेयर करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, है ना? ऐसा नहीं करेंगे। ऐसी एक पढ़े लिखे और एक समझदार इंसान से उम्मीद की जाती है। और मैं साथ साथ क्योंकि आप लोग यंग जनरेशन हो, आपसे जो ऊपर वाली पीढ़ी, आपके माता पिता या दादा वाली जो पीढ़ी है, अगर उसमें ऐसा कोई भी एक बिना ऑथेंटिसिटी की न्यूज़ को कोई शेयर करता है तो आप उनको रोकने की कोशिश कीजिए कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, है ना? जिससे अननेसेसरीली किसी सोसाइटी में डिवीजन होता हो या फिर ऐसी चीज होती हो कि जो किसी के लिए भी सही नहीं हो, तो वो चीज मुझे लगता है कि उसको इधर उधर फैलाने से इंसान को बचना चाहिए। समझदार इंसान यही करेगा। यस, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी उन्हीं उन्हीं कैटेगरी में हो, समझदार हो और पढ़े लिखे लोगों की तरह बिहेव करोगे। यस, हाँ। चलिए जी, हाँ। और मैं ऑथेंटिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी ऐसा कोई फिक्स कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि ये एक्चुअली एक ब्लास्ट था, बॉम्ब ब्लास्ट था, या फिर क्या था, ये किस वजह से हुआ, क्या हुआ है, इसके बारे में अभी एक्चुअल न्यूज आना बाकी है। तो जब तक ना आए तब मुझे लगता है कि ऐसी, हाँ मतलब
ऐसी वैसी बातें आप लोग नहीं करेंगे, है ना। हाँ, यस, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। हाँ, चलो, तो हम लोग अभी सॉल्ट एनालिसिस में केटाइंस का टेस्ट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, और आज हम लोग केटाइंस के टेस्ट में अमोनिया का टेस्ट पढ़ेंगे, ग्रुप 1 केटाइंस के टेस्ट पढ़ेंगे और ग्रुप 2 केटाइंस के टेस्ट पढ़ेंगे। आज वाले सेशन में हम लोग यही करने वाले हैं, है ना। हाँ हाँ, कंफर्मेशन, एक कह रहा है कि कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन। हाँ बेटा, कंफर्मेशन तूने उसी चैनल पे या फिर उसी फेसबुक या फिर यूट्यूब पेज पे तो नहीं देखा, जो पेज मतलब है ना, वो अभी नहीं हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें कहां कहां पहुंचा दिया था, है ना। कराची पे कब्जा कर लिया था, इस्लामाबाद तक हम लोग पहुंच चुके हैं, मतलब ये उसी जगह का तो नहीं देख रहा क्या तुम, है ना। ऐसे लोगों से भी बच के रहने की जरूरत है भाई, है ना। हाँ, समझ रहे हो। एक्चुअली क्या है ना, आजकल जो टाइम है, पहले क्या होता था, जब सोशल मीडिया इतना नहीं था, जब इंटरनेट इतना नहीं था, तो एक फेक न्यूज को, एक गलत न्यूज को पहुंचने में टाइम लगता था, और लोगों में ऐसी टीआरपी की होड़ नहीं मची होती थी कि मेरा चैनल ज्यादा लोग देखें, मेरी न्यूज ज्यादा लोग देखें, मेरे पे व्यूज ज्यादा लोग आए, ज्यादा लोगों के व्यूज आए, है ना। लेकिन अब क्या हो गया है ना, कि कौन सही है, कौन कितना अच्छा है, ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज से, टीआरपी से देखा जाने लगा है ना। तो इस चक्कर में क्या होता है ना, लोग सही न्यूज की बजाय अलग न्यूज बनाने की कोशिश करते हैं, वो जानबूझ के न्यूज बनाने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के स्टोरी गढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसका एक्चुअल हो सकता है, जो एक्चुअल घटना रही हो उससे कोई दूर दूर तक का रिश्ता नाता ना रहा हो, ताकि जब ऐसी न्यूज सोसाइटी में जाती है तो लोग ज्यादा देखते हो, अरे अच्छा ऐसा हो गया है क्या, है ना। तो अब वो जो खेल है ना, वो इतना बढ़ चुका है कि अब उसमें से सही चीज और गलत चीज के बारे में पता लगाना, कौन फेक है कौन सही है, ये काफी मुश्किल काम होता है ना। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि ऐसी न्यूज को एकदम से सर्कुलेट करने से बचना चाहिए, है ना। उस पे ऑब्वियस है, टाइम के साथ पता लगेगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। जब कुछ ऑथेंटिक न्यूज आएगी, तब मुझे लगता है कि किसी पे कमेंट करना ज्यादा सही है ना। तो थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज का ना। अब वो तुम में और फिर जो एक कम पढ़ा लिखा इंसान है या फिर जो अनपढ़ इंसान है, उसमें फिर फर्क नहीं रह पाएगा, क्योंकि अगर वो भी उसके पास जैसे ही आता है वैसे वो शेयर कर देता है, ये देखो ऐसा हो गया वो हो गया, और फिर एक समझदार इंसान उन सारी चीजों से बचने की कोशिश करता है ना। तो मुझे लगता है आप लोग पढ़े लिखे लोग हो यार, आप, और आप यंग जनरेशन हो, आगे आने वाली पीढ़ी हो, भावी पीढ़ी हो इस देश की, आपके कंधों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है ना, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा वजन है ना। समझ रहे हो तुम लोग इस बात को, बहुत बड़ा भार है, इस चीज को समझो। और तुम लोग भी अगर ऐसे बिहेव करोगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे आने वाला जो टाइम होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, उसमें तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ये पता लगाना कि साला सही क्या और गलत क्या है ना। वहां तो इंसान आजकल देख नहीं रहे, वो कैसे कैसे वीडियोज आ रहे हैं, एक बंदा है जो शेर के आगे भागा जा रहा है, और जो शेर है उसको पकड़ के ले जाता है ऐसे उठा के, फिर वो थोड़ी देर में वापस ले आके रख देता है जहां पर उसको उठाया था। समझ ही नहीं आ रहा है कि वो वीडियो सही है कि गलत है। मतलब इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसे ऐसे वीडियोस बना देता है, ऐसी ऐसी फोटोज वो क्रिएट कर देता है, जिससे कि इन सारी चीजें जो है ये आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा मतलब खराब होने वाला है माहौल, में आपको बता रहा हूं, है ना। बहुत ज्यादा चीजें गड़बड़ होने वाली है ना। और अगर इसमें लोगों की अगर आदत नहीं सुधरेगी कि जो भी चीज आया खटाक से, मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोग, उनके सामने जो भी कुछ फोटो आगे और अनशंट सर्कुलेट कर देंगे, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, उसको व्हाट्सएप पे भी। अरे भाई देख तो ले वो क्या सही भी है कि नहीं, और फिर मतलब वो हंसी के पात्र बनते। एक समझदार इंसान उनको, उनके बारे में ये सोचेगा कि क्या क्या बेवकूफ इंसान है ना, कुछ भी यार वो अनशंट चीज को, है ना, बेच दिया। तो समझो आप लोग, हाँ वो बहुत मुश्किल होने वाला है मतलब आने वाले टाइम में। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग भी जागरूक बनिए, आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके जो आपसे बड़े लोग हैं, जिन्होंने वो वाला फेज नहीं देखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या ताकत है, उसके क्या फायदे नुकसान है, उनको नहीं पता है, आप उन लोगों को भी थोड़ा एजुकेट करने की कोशिश कीजिए कि ये सारी चीजें जो दिख रहा है हो सकता है एक्चुअली वो ना हो, है ना। चलो जी, तो हम लोग पढ़ते हैं सोल्ट एनालिसिस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं टेस्ट ऑफ एनाइंस हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग टेस्ट फॉर केटाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और केटाइंस का जो टेस्ट होता है उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि हमने डिफरेंट डिफरेंट केटाइंस को, हमने डिफरेंट डिफरेंट केटाइंस को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, और उसमें एक केटाइन ऐसा है अमोनियम आयन, जो कि जीरो ग्रुप का मेंबर होता है, और उसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो एक कोई भी बेस हो सकता है ना, अल्कली होता है, NaO ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, लेकिन ये जो है इस टेबल से बाहर है
है ना, वो इस टेबल से बाहर है। हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को क्लासिफाई कर रखा है। देखो 6 ग्रुप बना रखे हैं, 1 से लेकर 6 तक। हर एक जो ग्रुप है उसका अपना एक ग्रुप रिएजेंट है। ये मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूं कि जो ग्रुप रिएजेंट है उसका काम क्या है। उसका काम है इनका प्रेसिपिटेट बनाना, और जैसे प्रेसिपिटेट बनेगा, मैंने आपको समझाया था कि इन सारे केटाइंस का जो टेस्ट होता है वो उनके प्रेसिपिटेट की हेल्प से किया जाता है। ग्रुप 6 का जो है ग्रुप रिएजेंट कोई भी नहीं है, इसके ग्रुप रिएजेंट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी ये भी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। ये भी जानने के लिए थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा था कि जब हम लोग एनाइंस का टेस्ट करते थे तो हम लोग काफी बार क्या बनाते थे, सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते थे, है ना। लेकिन जो केटाइंस का टेस्ट होता है उसके लिए सोडा एक्सट्रैक्ट नहीं बनाया जाता। केटाइंस का जो टेस्ट होता है वो उनके ओरिजिनल सॉल्यूशन की हेल्प से किया जाता है। और एक बार आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लिया, उस ओरिजिनल सॉल्यूशन से फिर हम लोग सारे केटाइंस वगैरह का टेस्ट बड़े आराम से कर सकते हैं। यस, ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनता है ये भी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि जो सॉल्ट आपको टीचर ने दिया है आप उसको ठंडे पानी में डालो। अगर वो डिसॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, वो आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन बन चुका है, नहीं तो उसको फेंको। फिर उसके बाद आपके सॉल्ट को गर्म पानी में डालो, फिर उसके बाद डाइल्यूट HCl, कॉन्सेंट्रेट HCl, डाइल्यूट HNO3, डिकॉन्सेंट्रेट HNO3, और सब में ही ना डिसॉल्व हो, लास्ट में एक्वा रेजिया डाल दो, है ना। और अगर मान लीजिए एक्वा रेजिया में भी ना डिसॉल्व हो, है ना, हाँ, तो फिर भैया जी आपका जो टेस्ट है वो किया ही नहीं जा सकता। आपको जो सॉल्ट मिला है वो एक ऐसे सॉल्ट का मिला है कि जो डिसॉल्व ही नहीं हो सकता, है ना। और ऐसे ऐसे सॉल्ट्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना होता, है ना, हमें नहीं पढ़ना होता। कहता है कि ऑल केटाइंस ग्रुप 1 to 6 शुड बी टेस्टेड विद सेम ओरिजिनल सॉल्यूशन। एक ही ओरिजिनल सॉल्यूशन से सारे केटाइंस का टेस्ट किया जा सकता है। सर कैसे किया जा सकता है, आप समझिए इस बात को, आप समझो। हाँ, वो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया इसी का, वेरी गुड बेटा। हाँ, अब समझो, देखो कैसे करना है हमें। जैसे मान लीजिए आपके पास सॉल्ट है ना, आप क्या करोगे, वो जो सॉल्ट है उसमें सबसे पहले डालोगे डाइल्यूट HCl, ग्रुप 1 का रिएजेंट डालोगे। जैसे ही आपने डाइल्यूट HCl डाला, आपका कुछ प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अगर उसमें ग्रुप 1 का केटाइन है तो उसमें प्रेसिपिटेट बन गया, समझना बहुत अच्छे से दादा। हाँ, आपके पास सॉल्ट मिला है, आपको नहीं पता है कि सॉल्ट में कौन कौन से केटाइंस प्रेजेंट है। आपने क्या किया, वो जो सॉल्ट है उसमें सबसे पहले डाइल्यूट HCl डाला। जैसे डाइल्यूट HCl डाला, अगर कुछ प्रेसिपिटेट मिल गया तो आप प्रेसिपिटेट को छानोगे, छान के जो प्रेसिपिटेट उसको अलग रख दोगे और लिख के वहां लिख दोगे कि ग्रुप 1 के प्रेसिपिटेट है। इसका मतलब ये जो प्रेसिपिटेट है, इस प्रेसिपिटेट से मैं ग्रुप 1 के जो केटाइंस है उनका टेस्ट करने वाला हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसको छाना, जब उसके अंदर जो प्रेसिपिटेट था वो अलग हो गया और जो पीछे बचा वो फिल्ट्रेट आपने निकाल लिया। दैट इज द फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 1। दिस इज द फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 1। अब आप क्या करोगे, उसके अंदर डालोगे, उसके अंदर से H2S गैस पास करोगे एसिडिक मीडियम के अंदर। जैसे ही आपने H2S गैस पास करी एसिडिक मीडियम में, आपको वापस से प्रेसिपिटेट दिखा। अगर वापस से प्रेसिपिटेट मिला तो वापस आपने उसको छाना, और वो जो प्रेसिपिटेट था वो किसका रहा होगा, ग्रुप 2 के केटाइंस का रहा होगा। आपने उस प्रेसिपिटेट को छान के अलग रख दिया, वापस से फिल्ट्रेट अलग आ गया आपके पास। आप नाम दे दोगे उसका फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 2। ये है आपका ग्रुप 2 का फिल्ट्रेट। अब आप क्या करोगे, वो जो ग्रुप 2 का फिल्ट्रेट है उसके अंदर से क्या डालोगे, NH4OH इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl डालोगे। जैसे ही प्रेसिपिटेट आया, अगर इसका मतलब वो जो प्रेसिपिटेट आया होगा वो इन केटाइंस की वजह से आया होगा। आपने उसको छाना, छान के प्रेसिपिटेट को अलग कर दिया, आप बोलोगे दीज आर दी प्रेसिपिटेट्स ऑफ ग्रुप 3 केटाइंस, और जो फिल्ट्रेट है वो आपने अलग कर लिया। यह है आपका फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 3। अब आप क्या करोगे, उसके अंदर H2S गैस पास करोगे इन बेसिक मीडियम। फिर वापस से अगर आपके पास केटाइन, अगर कोई प्रेसिपिटेट आया, इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट किसका है, ग्रुप 4 केटाइंस का है। आपने उसको वापस छाना, उसको भी अलग रख दिया। इस प्रेसिपिटेट से मैं ग्रुप 4 के जो केटाइंस है उनका टेस्ट करूंगा, फिल्ट्रेट को अलग कर लिया, दैट इज ग्रुप 4 फिल्ट्रेट। इसी तरीके से उसमें मैंने ये डाला, NH4 अमोनियम कार्बोनेट डाला इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH। अगर मेरे पास प्रेसिपिटेट आया, अगर मेरे पास प्रेसिपिटेट आया, इसका मतलब वो ग्रुप 5 का प्रेसिपिटेट था, इन केटाइंस का प्रेसिपिटेट था। मैं उसको छानूंगा, प्रेसिपिटेट को अलग कर दूंगा, सबसे लास्ट मेरे पास फिल्ट्रेट बचेगा। और वो जो फिल्ट्रेट रहा होगा उसमें मुझे कोई और ग्रुप रिएजेंट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो फिल्ट्रेट रहा होगा उसमें पक्का पता है इनमें से कोई भी केटाइन प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो केटाइंस है सारे के सारे अलग हो चुके होंगे प्रेसिपिटेट बना के।
तो श्योरिटी है कि वो जो लास्ट में फिल्ट्रेट बचा है, ग्रुप 5 का जो फिल्ट्रेट बचा है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाले कैटायंस प्रेजेंट होंगे। और मैं उस फिल्ट्रेट को 3 अलग अलग पार्ट में हिस्सों में डिवाइड कर लूंगा। उन 3 हिस्सों से मैं एक से सोडियम प्लस का, एक से मैग्नीशियम 2 प्लस का और तीसरे से के प्लस का क्या करूंगा, टेस्ट कर लूंगा। इसी वजह से आपका जो ग्रुप 6 है उसका कोई ग्रुप रिएजेंट डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके प्रेसिपिटेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब के प्रेसिपिटेट पहले बन चुके होंगे। सबसे लास्ट में जो आपका सॉल्यूशन बचा होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाले कैटायंस प्रेजेंट होंगे, और इन कैटायंस का 3 हिस्से बना के तीनों का मैं अलग अलग टेस्ट कर लूंगा। समझे आप लोग? इसी वजह से आपसे कहा गया कि जितने भी कैटायंस हैं उन सारे कैटायंस का एक बार में ओरिजिनल सॉल्यूशन बना के सब कुछ आप लोग टेस्ट कर सकते हो। अब आपके पास अलग अलग कैटायंस आ चुके हैं, ग्रुप 1 का प्रेसिपिटेट, ग्रुप 2 का, ग्रुप 3 का, ग्रुप 4 का, ग्रुप 5 का, है ना, इन सब के प्रेसिपिटेट आ चुके हैं। अब एक एक प्रेसिपिटेट को उठाइए और उस प्रेसिपिटेट से अलग अलग कैटायन का टेस्ट आप लोग कर लीजिए। वो टेस्ट की रिएक्शंस में आपको अलग लिखवाऊंगा। NH4 प्लस को इस टेबल में इंक्लूड नहीं करना है, ये कैटायन बिल्कुल अलग है। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं है दादा? यस, ये जो अमोनियम कैटायन है, इस अमोनियम कैटायन का जो टेस्ट होता है वो एक वोलेटाइल कंपोनेंट से किया जाता है। बाकी जितने भी कैटायंस हैं उनका टेस्ट हमेशा उनके प्रेसिपिटेट से किया जाता है। इसी वजह से अमोनियम कैटायन बाकी से अलग है, और अलग है तो इसको इस टेबल में इंक्लूड नहीं करना है। ये जो टेबल है वो अलग है, आप हमेशा ध्यान रखिए। अमोनियम कैटायन बिल्कुल अलग कहानी चलेगी, वो 0 ग्रुप का कैटायन है। उसका टेस्ट हम लोग किससे करेंगे? वोलेटाइल कंपोनेंट से करेंगे। आप सब लोग जानते हो कि अमोनियम कैटायन को अगर मैं अमोनियम आयन को हीट करूंगा तो अमोनिया गैस निकलेगी, वो एक वोलेटाइल कंपोनेंट है, और उसका फिर हम लोग जो टेस्ट है वो अमोनिया की हेल्प से करेंगे। आप लोग समझ चुके हो शायद। यस दादा, आपको समझ में आया क्या? क्लियर है? बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया सर। सर ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है ना? ये चीज हमें एकदम बढ़िया ढंग से समझ में आ चुकी है। अब एक चीज और देखिए, अब चीज एक और देखिए। आपने अभी कहा कि भाई साहब जब आप पीबी में HCl डालोगे तो इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, इसका प्रेसिपिटेट, इनका प्रेसिपिटेट बन गया। मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता देना चाहता हूं कि ये जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, डाउन द ग्रुप जाने पर जो KSP की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी। उनके लिए, इन सॉल्ट्स के लिए जो डाउन द ग्रुप जाने पर KSP का वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप KSP इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप, ये एक इंफॉर्मेशन आप लोग ध्यान रखें, डाउन द ग्रुप KSP इंक्रीजेस। मतलब समझा नहीं सर? जैसे मान लीजिए आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे, आपसे अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्या पूछ ले, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि साहब एक बात बताओ, ZNS और CDS किसका KSP ज्यादा होगा, किसका KSP ज्यादा होगा, ZNS और CDS। देखिए अब आप KSP, अच्छा KSP क्या होता है? अभिनव यादव जी पूछ रहे हैं KSP क्या होता है। अब भाई लोगों में थप्पड़ मार दूंगा। KSP जो होता है वो होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP से आपको ये पता लगता है कि कौन सा जो सॉल्ट है वो ज्यादा सॉल्युबल है, कौन सा सॉल्ट कम सॉल्युबल है। जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि एक सॉल्ट जिसके लिए KSP की वैल्यू हाई होती है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है, जिस सॉल्ट के लिए KSP का वैल्यू कम होता है एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे वो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है ना। तो आप एक चीज नोटिस करो, ये जो CDS है, CDS का प्रेसिपिटेट कहां बनेगा सर? यहां बनेगा। कैडमियम का प्रेसिपिटेट यहां बनेगा, और जो जिंक है सर उसका प्रेसिपिटेट यहां बनेगा। यहां बन जाएगा CDS, यहां बन जाएगा ZNS। अभी मैंने आपसे कहा डाउन द ग्रुप जाने पर KSP बढ़ता है, इसका मतलब ZNS का जो KSP होगा उस CDS से ज्यादा होगा। इस टेबल पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है। इस टेबल पे इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बता दूं। और आपको हर ग्रुप में कौन कौन से कैटाइंस प्रेजेंट होंगे ये भी पता होना जरूरी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। यस, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि बताइए अगर मुझे एल्यूमिनियम 3+ का टेस्ट करना है तो उसके लिए ग्रुप रिएजेंट कौन सा होगा, इनमें से कौन कौन से कैटाइंस है जो ग्रुप 4 के कैटाइंस है। इन पे सारे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं जेईई मेंस के अंदर। अभी मैं आपको करवाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन खटाक से पूछे गए। मेरी बात समझेंगे आप लोग? यस, डन है, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। हाँ, अब इसमें से इस टेबल को याद करने की कुछ कुछ ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा जब मैं आपको अलग अलग कैटाइंस पढ़ाऊंगा ना, है ना, अलग अलग कैटाइंस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप कैसे याद रख सकते हो, है ना। हाँ, आइए
एक और चीज, अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं कोई भी पॉसिबिलिटी जो है वो छोड़ना नहीं चाहता हूं, है ना। मैं एक अगली चीज आपको और बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ये पूछेगा कि सर ये जो डाइल्यूट HCl है इसने क्या किया, Pb2+ का प्रेसिपिटेशन कर दिया, लेकिन क्या सर ये जो डाइल्यूट HCl है क्या Sn+4 का भी प्रेसिपिटेट कर पाएगा क्या ऊपर वाला ग्रुप रिएजेंट नीचे वाले कैटायंस का प्रेसिपिटेशन कर सकता है क्या? आपका दिल क्या कहता है? हाँ अरे बताएंगे, याद करने की ट्रिक भी बताएंगे यार, थोड़ा सा रुको तो सही। हाँ, आपका दिल क्या कहता है? क्या ऊपर वाला ग्रुप रिएजेंट, यस, हाँ, क्या ऊपर वाला ग्रुप रिएजेंट नीचे वाले कैटायंस का प्रेसिपिटेट करवा सकता है क्या? जल्दी बताओ। करवा सकता है क्या? नहीं करवा सकता। वेरी गुड, वेरी गुड, ये चीज ध्यान में रखनी है। सर ऊपर वाला जो ग्रुप रिएजेंट है वो नीचे वाला को प्रेसिपिटेशन नहीं करवा सकता, क्यों? सर देखो, डाउन द ग्रुप जाने पर ZnS की KSP की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब यहां के जो सॉल्ट्स होंगे उनके लिए KSP ज्यादा होगा, और KSP ज्यादा होने का मतलब इनका प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए आपको जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा लेनी पड़ेगी इसकी। लेकिन सर यहां जो डाइल्यूट HCl है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि इनका प्रेसिपिटेशन करवा सके, क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर KSP की वैल्यू बढ़ती है, और KSP बढ़ता है मतलब ज्यादा आपको अमाउंट डालना पड़ता है इनके प्रेसिपिटेशन के लिए। कॉन्सेंट्रेशन यहां, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इनका प्रेसिपिटेशन करवा सके, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इनका प्रेसिपिटेशन करवा सके, इनकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी नहीं है कि इनका प्रेसिपिटेशन करवा सके। तो हमेशा ध्यान रखो, ऊपर वाला जो ग्रुप रिएजेंट है नीचे वाले कैटायंस का प्रेसिपिटेशन नहीं करवा सकता। लेकिन क्या उल्टा हो सकता है क्या? यस, क्या उल्टा हो सकता है क्या? हाँ सर उल्टा हो सकता है। सोचो ना, ये वही बात होगी, अगर 2 रोटी से पेट भरेगा तो 4 रोटी से तो भर ही जाएगा, है ना। 2 रोटी से पेट भरेगा तो 4 रोटी से तो भर ही जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर मान लो ये वाला इसका प्रेसिपिटेट करवा रहा तो ऊपर वालों का तो करवा ही देगा, क्योंकि ऊपर वालों का केस भी कम है, कम कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है ना। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको ध्यान में रखनी है। आप कहीं पर भी अपनी कॉपी में साइड में लिख सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन हो सकता है कहीं लिखी हुई ना हो, ठीक है सर। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर एक बात बताओ, और जो बच्चे पूछ भी रहे हैं कि सर एक कैटायन ऐसा है सर जी एक कैटायन ऐसा है सर 2 जगह आ रहा है सर, देखो ये जो Pb2+ है ना सर, ये 2 जगह आ रहा है सर, ये देखो सर ये 2 जगह आ रहा है सर, ये 2 जगह क्यों आ रहा है सर? मैंने कहा देखो मैं बताता हूं 2 जगह क्यों आ रहा है ना। हाँ 2 जगह क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि जब Pb2+ HCl के साथ रिएक्ट करता है तो PbCl2 बनाता है ना, सारी दुनिया जानती है। अब PbCl2 का जो प्रेसिपिटेट होता है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है। वो क्या होता है? स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, मतलब वो बहुत ही कम सॉल्युबल होगा, उसका प्रेसिपिटेट बनेगा, लेकिन क्योंकि वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो जब आप छानोगे तो जो उसका ग्रुप 1 का फिल्ट्रेट होगा, वो ग्रुप 1 के फिल्ट्रेट में थोड़ा बहुत PbCl2 भी प्रेजेंट होगा, Pb2+ भी प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो PbCl2 है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, उसका प्रेसिपिटेट भी बना है, और सर वो थोड़ा बहुत सॉल्युबल भी हुआ है। क्या तुम मेरी बात ये बात समझ पा रहे हो क्या? यस, कोई बोल ही नहीं रहा यार दादा। अरे क्या ये बात तुम समझ पा रहे हो क्या? तो जो Pb2+ है वो यहां पर भी डिटेक्ट किया जाएगा, और जो Pb2+ है वो यहां पर भी डिटेक्ट किया जाएगा। 2 बार Pb2+ आप डिटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो ग्रुप 1 का फिल्ट्रेट होगा उसके अंदर भी Pb2+ प्रेजेंट होगा, और उस वजह से इस Pb2+ को यहां पर भी हम लोग डिटेक्ट करेंगे। यस, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होने की वजह से इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, यहां बनेगा ना। प्रेसिपिटेट को अलग किया, उस प्रेसिपिटेट से Pb2+ का टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन जब उसको फिल्टर करोगे तो क्योंकि वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, थोड़ा बहुत सॉल्युबल भी होगा, नीचे भी चला जाएगा, जो फिल्ट्रेट आएगा उसमें भी Pb2+ आ जाएगा, उसको यहां पर भी टेस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई कैटायन नहीं है जो 2 बार आ रहा हो यहां, ठीक है। अच्छा सर, अब कुछ समझदार बालक ये भी कह रहे हैं सर HGB 2 बार आ रहा है, सर HGB 2 बार आ रहा है। मैं ऐसे लोगों को थप्पड़ मार दूं, 3 दिन कान में सीटी बजेगी। है कहां आ रहा है Hg 2 बार? बताओ। ये Hg2 है, दिस इज मर्क्यूरस आयन, यहां Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, एंड दिस इज Hg2+, दिस इज मर्क्यूरिक आयन। समझ रहे हो तुम लोग? है कह रहा सर 2 बार आ रहा है सर ये 2 बार आ रहा है सर। कहां आ रहा है 2 बार? नहीं आ रहा है महाराज। हाँ बेटा, ग्रुप सेकंड बी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, एक कैटायन है इसमें से जिसके बारे में आपके शायद लैब मैनुअल में दे रखा है, तो उसको हम लोग देखेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। यस, हाँ। अब देखो हम लोग जो ये वाली चीज है उसको देख लेते हैं एक बार के लिए ना। अगली जो स्लाइड है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये जो स्लाइड है ये क्या कहती है, लिखती है Pb2+ इज द ओनली कैटायन
which is present in both group 1 and group 2. Because PbCl2 is sparingly soluble, so some of Pb2 plus ion will also be present in group 1 filtrate, है ना। जो चीज मैंने बोली है एज इट इज मैंने यहां पर लिख भी दी है। आगे कहता है कि जो अमोनियम कैटायन है इज द ओनली कैटायन है ना, इज द ओनली कैटायन विच इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स वोलेटाइल प्रोडक्ट अमोनिया। NH3 से इसका पहचान की जाती है। बाकी जितने भी कैटायंस होते हैं उनकी पहचान उनके प्रेसिपिटेट से की जाती है, इस वजह से अमोनियम कैटायन को अलग से पढ़ाया जाता है। अगली चीज ये कहता है कि अमोनियम कैटायन इज नॉट प्लेस्ड इन द टेबल ऑफ ग्रुप 1 टू ग्रुप 6 बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप रिएजेंट। अच्छा सुनो, ये बहुत प्यारी चीज लिखी है, सुनना मेरी बात। देखो, अगर मान लो आप अमोनियम कैटायन का टेस्ट करोगे इस ओरिजिनल सॉल्यूशन से, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा अमोनियम कैटायन का टेस्ट देगा। भले ही आपके सॉल्ट में अमोनियम कैटायन प्रेजेंट हो या फिर ना हो, वो हमेशा अमोनियम आयन का टेस्ट देगा। अब आप बोलोगे सर हम हमेशा अमोनियम आयन का टेस्ट क्यों देगा? क्यों देगा सर? मैंने कहा इसलिए देगा क्योंकि तू कर क्या रहा है देख, जब तू इसमें ग्रुप रिएजेंट डाल रहा है तो तूने ग्रुप रिएजेंट डाला है NH4Cl, और ये जो NH4Cl होता है ये सॉल्यूशन में कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा? NH4 प्लस Cl माइनस। तो तेरा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हमेशा NH4 प्लस आयन प्रेजेंट होगा। लेकिन क्या ये जो NH4 प्लस आयन है क्या तेरा सॉल्ट से आया है? क्या बोले नहीं सर, ये NH4 प्लस आयन कहां से आया है? ये ग्रुप रिएजेंट से आया है। इस वजह से तेरा जो सॉल्यूशन होगा ये हमेशा अमोनियम आयन का टेस्ट देगा। तो कंफ्यूजन हो जाएगा, आप लोग सोचोगे कि अमोनियम आयन सॉल्ट से आया, नहीं अमोनियम आयन सॉल्ट से आया नहीं, ये अमोनियम आयन यहां से आया। इस वजह से हम लोग अमोनियम आयन का टेस्ट बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं, बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं, ताकि ऐसा कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम लोग इस टेबल में कभी भी अमोनियम आयन का टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग अमोनियम आयन का टेस्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको हमेशा अमोनियम आयन मिलेगा, लेकिन वो अमोनियम आयन सॉल्ट से नहीं आया होगा। हमें सॉल्ट वाले अमोनियम आयन को पहचानना है, वो अमोनियम आयन सॉल्ट से ना आके कहां से आया है? ग्रुप रिएजेंट से आया है। चेक करिए आप लोग, ग्रुप रिएजेंट से NH4 प्लस मिला है, ग्रुप रिएजेंट से NH4 प्लस मिला है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है दादा। अच्छा एक चीज और समझो, जैसे मान लो ये जो ग्रुप 3 है इसमें आपने NH4OH डाला और ग्रुप 3 के बाद H2S गैस इन बेसिक मीडियम, तो क्या आपको वापस से बेसिक मीडियम बनाने की जरूरत पड़ेगी? क्या आपको वापस बेस डालने की जरूरत पड़ेगी? आप बोलोगे सर बेस डालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप ऊपर वाले स्टेप में NH4OH डाल चुके हो, है ना, NH4OH डाल चुके हो, तो NH4OH खुद एक बेस होता है, तो इसने मीडियम को पहले से ही बेसिक बना दिया होगा, तो आपको वापस बेस डालने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ उसमें से H2S गैस पास कर सकते हो। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई है ना? तो कोई बच्चा ही पूछता है कि सर जैसे यहां ये डालना, वापस डालना, नहीं डालना है, NH4OH तो ऊपर आ चुका है। यस ठीक है सर, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। अब देखो इस टेबल पे क्या गजब गजब चीजें मैं आपको बताता हूं, क्या गजब चीजें मैं आपको बताता हूं। एक चीज आप लोग समझना, है ना, एक चीज आप लोग समझना, ये वाली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कोई बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर एक बात बताओ, सर एक बात बताओ, ये जो आपने ग्रुप 2 है ना, ये जो आपने ग्रुप 2 लिखा है सर, इस ग्रुप 2 में आपने ग्रुप रिएजेंट यूज किया है H2S गैस इन एसिडिक मीडियम। आप सिर्फ H2S गैस भी तो लिख सकते थे, आपने इसमें एसिडिक मीडियम क्यों ऐड किया? H2S गैस इन एसिडिक मीडियम, ये अलग से एसिडिक मीडियम घुसाने का क्या लॉजिक है? समझना कितने प्यारे लॉजिक, आपको एकदम गजब पढ़ के आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा यार ये सॉल्ट एनालिसिस में ये वाला पोर्शन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना। हाँ इंटरेस्टिंग आज होगा देखना। तो H2S गैस एसिडिक मीडियम में डालने का क्या मतलब है? ये इसलिए डाला गया है ताकि सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो सके। अब कोई बच्चा ये बोलेगा सर सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम करनी क्यों है? हमें नहीं करनी सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन। मैंने कहा बेटा अगर आप सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं करोगे, कम नहीं करोगे, तो यहां से जो सल्फाइड आयन मिलेगा, ये सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा होगी, वो इतनी सफिशिएंट होगी कि ये जो ग्रुप 4 है ना, ग्रुप 4 में ये जो जिंक 2+ है ना, ये Zn2+ जो है, ये वाला Zn2+ भी इसके साथ प्रेसिपिटेट बना लेगा। सल्फाइड आयन के साथ Zn2+ रिएक्ट करके ZnS बना देगा। अब पता आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि ये जो प्रेसिपिटेट है, इस प्रेसिपिटेट में सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट है? सेकंड ग्रुप के मेंबर प्रेजेंट है। लेकिन ये जो Zn2+ है, ये भी चुपके से अपना प्रेसिपिटेट बना चुका है और इस प्रेसिपिटेट में Zn2+ भी प्रेजेंट है। लेकिन आपने क्या सोचा कि H2S गैस डालने से तो ग्रुप 2 का प्रेसिपिटेट बनेगा, लेकिन नहीं, ग्रुप 2 के साथ Zn2+ का भी प्रेसिपिटेट बन चुका है। अगर मेरे भाई Zn2+ ने प्रेसिपिटेट यहीं पर बना लिया, तो क्या आपको Zn2+ यहां पर डिटेक्ट हो पाएगा? क्या आपको Zn2+ यहां पर डिटेक्ट हो पाएगा? क्या आप बोलोगे सर नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि Zn2+ तो प्रेसिपिटेट यहीं बना चुका है और यहां पर आप Zn2+ का कभी भी
टेस्ट करोगे ही नहीं, क्योंकि आप ये सोचोगे कि अगर यहां H2S गैस से प्रेसिपिटेट बना है तो ग्रुप 2 का बना है, और ग्रुप 2 का बना है तो आप सिर्फ और टेस्ट इनका करोगे, लेकिन चुपके से Zn2+ भी बना चुका होगा, तो आप कभी Zn2+ का टेस्ट यहां नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि Zn2+ भी आ गया है। तो इस वजह से Zn2+ यहां प्रेसिपिटेट बना चुका है, आपका यहां पर कभी भी Zn2+ का डिटेक्शन नहीं किया जा सकता, Zn2+ डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता। इस वजह से हमें इस पॉसिबिलिटी को हटाना है, हमें इस सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है, और इस कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए हम लोग इसमें एसिड ऐड करते हैं। क्या आप लोग इस बात को समझे? क्या पता बोलना पड़ेगा? यस 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 यस, तथा बोलना पड़ेगा। यहां का सारा जो Zn2+ है वो यहां प्रेसिपिटेट बना चुका है, वो यहां कभी भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। क्या आप लोग समझे क्या इस बात को? यस। अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर एसिडिक मीडियम में ये जो H2S है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे हो जाती है, ये जो सल्फाइड आयन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे हो जाती है? तो मैंने कहा इसके लिए बेटा तुझे पता होना चाहिए। क्या इसके लिए तुझे पता होना चाहिए? एक टॉपिक होता था जिसको हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट बोलते थे, है ना, हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट बोलते थे। देखिए क्या कहता है कि फॉर द टेस्टिंग ऑफ ग्रुप 2 केटाइंस H2S gas in acidic medium is used as to have the low concentration of H2- so as the precipitation of only second group cation is formed, ताकि सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रुप के जो केटाइंस है उनका ही प्रेसिपिटेशन हो सके। अब आप बोलोगे कि सर ये एसिडिक मीडियम में कैसे कम हो जाते हैं सल्फाइड आयन? देखिए H2S एक वीक एसिड होता है, सारी दुनिया जानती है, और अगर वीक एसिड है तो इसका जो आयनाइजेशन होगा वो रिवर्सिबल होगा, ये H++ H2- बनाएगा। और अगर आपने इसमें कोई एसिड ऐड कर दिया, जैसे मान लो HCl ऐड कर दिया, HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये क्या करेगा, ये सर H+ आयन देगा, और अगर H+ आयन सॉल्यूशन में आएगा इस इक्विलिब्रियम के लिए, अगर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो सर ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, तो सर बैकवर्ड डायरेक्शन में सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, H2S की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। तो एसिड ऐड करने से सल्फाइड आयन कम हो जाएगा, और सल्फाइड आयन कम हो जाएगा तो बाकी कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बना पाएगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 के केटाइंस ही बना पाएंगे। क्या आप लोग इस चीज को समझे? क्या जरा बोलना पड़ेगा आपको। यस, क्या ये चीज समझ में आई? क्या क्या ये चीज समझ में आई क्या आपको? हाँ, अकॉर्डिंग टू ली-चाटलेस प्रिंसिपल, है ना। हाँ हाँ हाँ, अकॉर्डिंग टू ली-चाटलेस प्रिंसिपल। सर बहुत बढ़िया चीज सर, सर क्या गजब कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे रिवाइज हो रहे हैं, और बढ़िया चीज समझ में आ रही है सर, है ना। चलिए सर थोड़ा सा और इस कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इस कहानी को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। और ऐसा कहा जाता है, कैसा कहा जाता है बेटा? ऐसा कहा जाता है कि जब आप ग्रुप 2 से ग्रुप 3 का टेस्ट करते हो, तो जैसे ग्रुप 2 का टेस्ट खत्म हो गया, प्रेसिपिटेट बन गया, फिर आपको क्या करना होता है, उस सॉल्यूशन को बॉईल करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? उसको बॉईल करते हैं, और बॉईल करके उसमें थोड़ा सा HNO3 ऐड किया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्रुप 3 के टेस्ट करने के लिए ग्रुप 2 का जो फिल्ट्रेट है उसको बॉईल क्यों किया जाता है? सबसे पहली चीज तो बॉईल क्यों करना है? मैंने कहा बेटा बॉईल इसलिए करना है क्योंकि यहां पर आपने H2S गैस डाली थी, हो सकता है उस सॉल्यूशन के अंदर H2S गैस डिसॉल्व हो रखी हो, तो H2S गैस को हटाने के लिए हम पहले सॉल्यूशन को बॉईल करते हैं। अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर H2S गैस को हटाना क्यों है, वो क्या दिक्कत दे रही है हमारे? मैंने कहा वो दिक्कत ये देगी कि जो H2S है वो इस Fe3+ का रिडक्शन कर देगा। H2S एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सल्फर अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है -2 में, तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो Fe3+ को Fe2+ में भेज देगा, वो हमारा केटाइन ही चेंज कर देगा, और यहां पर आपको कभी भी Fe3+ का टेस्ट नहीं मिल पाएगा। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि H2S गैस हट जाए, ताकि वो हमारे दूसरे केटाइन के साथ किसी तरह की कोई छेड़खानी ना करे। तो जैसे ही मैंने हीट किया वैसे ही H2S गैस तो चली गई। और एसिड क्यों ऐड किया, HNO3 क्यों ऐड किया? HNO3 इसलिए ऐड किया कि अगर मान लो थोड़ा बहुत किसी H2S ने Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आपने ऐड किया है वो इस Fe2+ को वापस Fe3+ में ऐड कर दे, कन्वर्ट कर दे, है ना। अगर थोड़ा बहुत Fe3+ 2+ में कन्वर्ट हो चुका है तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज करके वापस Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा, और हमें कोई नुकसान नहीं होगा, सॉल्यूशन में अभी भी Fe3+ पड़ा रहेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो क्या?
यस दवा बोलना पड़ेगा। तो ये बहुत प्यारी चीज, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने लिखी है, देखिए ये लिखा है कि बिफोर द टेस्टिंग ऑफ थर्ड ग्रुप केटाइंस सॉल्यूशन इज फर्स्ट बॉइल्ड टू रिमूव H2S गैस एंड देन ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 टू ऑक्सीडाइज Fe2+ टू Fe3+। ये लिखा है कि Fe3+ H2S के साथ रिएक्ट करेगा तो Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर देगा, और इस Fe2+ को वापस ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, HNO3 ऐड करते हैं, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। दादा बोलना पड़ेगा। यस, क्या आप लोग समझ चुके हो इस बात को? हाँ जी, क्या आप लोग समझ चुके हो? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा बहुत समझ चुके हैं सर, थोड़ा बहुत हम लोग समझ चुके हैं सर। अच्छा, ठीक बात है। एक चीज और नोटिस कीजिए, थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, समझिए। जब आप ग्रुप 4 केटाइंस का टेस्ट करते हो तो उसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो क्या होता है? H2S गैस इन बेसिक मीडियम। हम लोग H2S गैस को बेसिक मीडियम में लेते हैं। अब फिर बच्चा एक क्वेश्चन पूछता है कि सर सिर्फ H2S गैस क्यों नहीं लिया, बेसिक मीडियम में क्यों लिया? मैंने कहा मैं बताऊं, H2S गैस अगर सिर्फ H2S लोगे तो H2S एक वीक एसिड होता है। यस, H2S एक वीक एसिड है, तो सर ये थोड़ा सल्फाइड आयन देगा। थोड़ा ही सल्फाइड आयन अगर आपको मिलेगा तो वो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इन आयंस का प्रेसिपिटेट कर सके। Zn2+ का तो हो जाएगा, इसका केस भी कम है बाकी कंपैरिजन में, तो ये तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, लेकिन सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इन आयंस का प्रेसिपिटेशन करवा सके। तो हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए बेसिक मीडियम यूज करते हैं। इसका मतलब अगर मैंने इसमें सल्फाइड आयन, अगर मैंने बेसिक मीडियम डाल दिया तो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। बात ही आती कि बढ़नी कैसे है, कैसे बढ़ जाएगी? आप समझे क्या बात को? क्यों डाला है मैंने बेसिक मीडियम? कोई बोल ही नहीं रहा यार, अरे बोलो ना। यस दादा, क्या क्या मेरी बात समझ में आई क्या? कैसे करना है, कैसे किया है? यस बोलो तो सही, क्यों किया है, क्यों किया, समझ में आया क्या? हाँ, अब कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूं। देखो H2S जो है वीक एसिड है ना, वीक एसिड है तो इसका आयनाइजेशन इस तरीके से होगा। अगर आपने इसमें बेस ऐड कर दिया, बेस ऐड कर दिया तो बेस क्या देगा? OH- देगा। अब ये जो OH- है क्या करेगा? इस H+ के साथ मिलकर वाटर बना देगा। मतलब ये बेस क्या करेगा बेटा? ये बेस यहां से H+ को हटा देगा, और अगर प्रोडक्ट साइड H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो सर सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और हम लोग यही चाहते हैं कि सल्फाइड आयन बढ़ जाए। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग बेसिक मीडियम डालते हैं, हम उसमें NaOH ऐड करते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। H+ हटेगा, H+ हटेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मजा आ गया सर, गजब मजा आ गया सर। आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो ये सारी चीज मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रहा हूं भाई, मैं चाहूं तो डायरेक्ट टेस्ट करवा सकता हूं। मैं ये बोल सकता हूं कि ये चीज है, इसको याद कर लो, काम खत्म, टेस्ट है, ये इसका टेस्ट, ये इसका टेस्ट, ये इसका खत्म। टेस्ट से ज्यादा ये चीज इंटरेस्टिंग है। टेस्ट में तो क्या है, रिएक्शन है, इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये कलर, ये प्रेसिपिटेट, इसमें डिसॉल्व होगा, इसमें नहीं होगा, मतलब वो फिर इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज ये है, देखिए क्या कहता है, लिखता है कि फॉर ग्रुप 3 केटाइंस, ग्रुप 3 केटाइंस में NH4OH और NH4Cl डालते हैं, इज यूज्ड एज ए ग्रुप रिएजेंट टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन। आप समझ लो, आप चाहो तो देख लो, आप वापस यहां आओ, देखो आप वापस यहां आओ बेटा। हमने ग्रुप 3 का रिएजेंट कौन सा यूज किया? NH4OH इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, मतलब NH4Cl पहले प्रेजेंट है, उसमें NH4OH ऐड किया ताकि OH- की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज की जा सके। सर डिक्रीज करनी क्यों है? अरे भैया अगर आप OH- की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज नहीं करोगे तो यहां से जो कुछ आयन है, जैसे मान लो Mg2+ है, वो Mg, ये जो OH- की कॉन्सेंट्रेशन है ये इतनी सफिशिएंट होगी कि ये नीचे वाले, जैसे मान लो Mg2+ है, इसका प्रेसिपिटेशन करवा सकता है। ये वापस वही केस आ गया, अगर Mg2+ का प्रेसिपिटेशन यहीं पर हो गया तो आपको यहां पर कभी भी Mg2+ नहीं मिल पाएगा, Mg2+ का डिटेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम चाहते हैं कि OH- की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर सके, और डिक्रीज तब करेगी जब NH4Cl ऐड करेंगे। और ऐसा क्यों होगा, उसका रीजन भी वापस वही है, कॉमन आयन इफेक्ट। यस, कॉमन आयन इफेक्ट है। देखो NH4OH एक वीक एसिड होता है, वीक बेस होता है, NH4++ OH- देगा, और अगर आपने इसमें NH4Cl ऐड किया है, ये NH4+ आयन देगा, NH4+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में गया तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज कर जाएगी। अब OH- की कॉन्सेंट्रेशन इतनी सफिशिएंट नहीं होगी कि वो उससे नीचे आने वाले कैटाइंस का प्रेसिपिटेशन करवा सके।
क्या आप लोग समझे क्या? दादा बोलो ना। यस, समझ में आई बात? ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। तो मैं एक एक ग्रुप रिएजेंट के बारे में भी आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है सर, और आगे बढ़ो सर, और आगे बढ़ो। कहता है फॉर ग्रुप 5 कैटायंस हम लोग अमोनियम कार्बोनेट भी ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH। क्यों? ताकि हम लोग कंसंट्रेशन डिक्रीज कर सकें। किसकी? कार्बोनेट आयन की। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज कैसे करती है। अमोनियम कार्बोनेट जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लेते हैं वो NH4 प्लस प्लस CO3 सॉरी CO3 2 माइनस देगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अमोनियम कार्बोनेट अगर डिसोसिएट होगा तो अमोनियम आयन प्लस कार्बोनेट आयन देगा। जो NH4Cl है अगर वो डिसोसिएट होगा तो NH4 प्लस प्लस Cl माइनस देगा। और ये जो तुम्हारा NH4 प्लस आयन है ये इस कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा? CO2 गैस बना देगा और अमोनिया बना देगा। मतलब इस अमोनियम कार्बोनेट ने जो कार्बोनेट आयन प्रोड्यूस किया था वो कार्बोनेट आयन NH4 प्लस के साथ रिएक्ट कर रहा है, और अगर इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो इधर कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। हम लोग कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन को ही डिक्रीज करना चाहते हैं। कोई ये बोलेगा कि सर अगर आपने कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं करी तो उससे नुकसान क्या है? मैंने कहा नुकसान ये है कि यहां कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन इतनी सफिशिएंट होगी कि वो नीचे वाले केटायंस का प्रेसिपिटेशन करवा सकता है। हम नहीं चाहते कि नीचे वाले केटायंस का प्रेसिपिटेशन हो। अगर ऐसा हुआ तो वो केटायंस नीचे कभी भी डिटेक्ट नहीं किए जा सकते, तो उनका प्रेसिपिटेशन ना हो उसके लिए हमें कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना है। और वो डिक्रीज करने के लिए हम लोग अमोनियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH यूज करते हैं। यस दादा बोलो। यस यस यस। अनुराग जो है बेटा तू गलत जगह पे दूध मांग रहा है। सही जगह पे मांग तो तुझे मिल जाएगा वहां से, है ना? हाँ, सही जगह पे मांग। अब मैं बोल नहीं पाऊंगा, तेरे जितना बेशरम में हो नहीं पाऊंगा, वरना मैं तुझे बता भी देता कि कहां से मिलेगा, है ना? तो समझ चुका है, मुझे पता है ना? तो जरूर समझ चुका है कि कहां से मिलेगा तुझे। हाँ, है ना? हाँ, यस यस, मेरे हिसाब से कहानी ठीक है ये। हाँ जी, मेरे हिसाब से कहानी ठीक है दादा। बेटा जो तो जहां तू है ना अभी, हाँ हाँ, जहां तू है ना, तो भी कक्षा 12 में है ना? मैं वहां 2008 में था। कब था? 2008 में था। कब था? 2008। समझ तू इस बात को, 2008-9 में था मैं, है ना? जब तू ऐसे उगा होगा सिर्फ, है ना? जब तू पापा को दुद्दू बोलता था, है ना? पापा भी ढंग से नहीं बोल पाता था, समझ रहा है? तो बेटा कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी बकवास करने से पहले थोड़ा सोचा करो कि तुम जैसे लाखों पढ़ा चुके हैं और तुम जैसे कई लोग आते हैं क्लास में, है ना? तो बस बात यह है कि कई बार हम सीधा बोल नहीं पाते, है ना? अभी अगर सामने हो ना यार तो तुझे थोड़ा, हाँ मतलब अच्छे से समझा सकते हैं। समझ रहा है तू? चलो बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, वही 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 मान लो। क्या पता पैदा भी हुआ था कि नहीं तू उस समय, हाँ ये भी नहीं पता है। समझ रहे हो? हाँ, तो तुम्हें लगता है कि मास्टर बेचारा कुछ बोल नहीं रहा, है ना? सीधा साधा आता है बेचारा, मास्टर पढ़ाता है तो वो ये बहुत सीधे साधे लोग होंगे, है ना? बेटा हम सीधे साधे ना यहाँ क्लास में जब पढ़ाते हैं ना तभी हैं। समझो तुम बात को, है ना? तुम्हारी जो जनरेशन है ना वो कुछ नहीं है ना? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। समझ रहा था? हाँ। थोड़े टाइम में मेरी जो औलाद होगी ना वो तेरे बराबर होगी, समझ ला तू, है ना? हाँ हाँ हाँ, बकवास कर रहा है, बताओ, देख रहे हो तुम लोग, हैं? चलो आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सर कहता है
एक और चीज इसने लिखी है ना, हाँ एक और चीज लिखी है, एक और चीज कहती है, हाँ एक और चीज लिखी है, एक और चीज लिखी है, देखो कहता है कि व्हाइल टेस्टिंग थर्ड ग्रुप कैटायंस NH4OH प्लस NH4Cl, ये बफर सॉल्यूशन होता है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं बफर क्या कैसे बनता है, क्या बनता है, फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, इस बार भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यूज हुआ ही होगा। तो कहता है कि व्हाइल टेस्टिंग थर्ड ग्रुप कैटायंस बफर इज यूज्ड एज ग्रुप रिएजेंट। कोई बच्चा ये कहता है कि क्या NH4Cl की जगह मैं अमोनियम सल्फेट यूज कर सकता हूं क्या? सर देखो NH4Cl जो उसका काम क्या था सर, इसका काम था NH4 प्लस आयन प्रोड्यूस करना, इसका काम यही तो था कि ये NH4 आयन प्रोड्यूस कर रहा था, है ना। तो सर ये जो अमोनियम सल्फेट है ये भी तो NH4 आयन दे सकता है, बोलो ना सर, ये भी तो NH4 प्लस आयन दे सकता है ना सर। तो क्या मैं NH4Cl की जगह अमोनियम ये NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट यूज कर लूं क्या? नहीं बेटा, है ना, इससे ये काम नहीं चलेगा। हाँ बेटा काम नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अगर आपने ये यूज कर लिया तो ये जो बैरियम स्ट्रोंसियम ये जो है ना ये बेचारे हाँ प्रेसिपिटेट हो जाएंगे बेटा। देखो बेटा, देखो 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 इधर देखो, ये बैरियम हो गया, ये स्ट्रोंसियम हो गया, इनको प्रेसिपिटेट शो करना था यहां पर, और ये बेचारे कहां प्रेसिपिटेट शो कर देंगे सर? ये बेचारे प्रेसिपिटेट में आ जाएंगे कहां? इससे ऊपर ही, यस इससे ऊपर ही, यहीं पर प्रेसिपिटेट बना देंगे। इस वजह से इनका डिटेक्शन, इन आयंस का डिटेक्शन यहां पर नहीं किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आयंस है वो पहले ही यहां प्रेसिपिटेट बना चुके हैं, यहां प्रेसिपिटेट बना चुके हैं, तो आपको लगेगा ये प्रेसिपिटेशन इन आयंस की वजह से आया है, लेकिन साथ साथ ये भी आयंस यहां प्रेसिपिटेशन में थे। तो आप इन आयंस का तो टेस्ट करोगे नहीं, क्योंकि आप तो बोलो आपको लगेगा ग्रुप 3 के कैटायंस, आप ग्रुप 3 कैटायंस का टेस्ट करोगे। ये बेचारे यहां सारे के सारे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके होंगे, इनका टेस्ट यहां पर करोगे नहीं और यहां पर ये मिलेंगे नहीं, क्योंकि पहले ऊपर प्रेसिपिटेट बना चुके हैं, है ना। इस वजह से ऐसा नहीं करना है सर, ऐसा नहीं करना है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत काम की इंफॉर्मेशन थी। देखिए मैं आपसे कह रहा था ना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 2024 जे मेंस का एक क्वेश्चन है, देखना जरा, बताइए जरा। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ दादा, हाँ जल्दी बताओ। कौन से ऑप्शन पे टिक मारे, कौन से ऑप्शन पे टिक मार के मुन्ना आगे चल चले। हाँ कौन से ऑप्शन पे टिक मारे और आगे चल पड़े, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो फटाफट, यस जल्दी बोलो। कौन सा ऑप्शन है देख लो, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, सीधा क्वेश्चन 2024, ये मतलब लास्ट ईयर का क्वेश्चन है कि इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ द आयरन ग्रुप 3 इन क्वालिटेटिव एनालिसिस अमोनियम क्लोराइड इज एडेड बिफोर एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करनी है ताकि नीचे वाले, यस नीचे वाले जो कैटायंस है वो प्रेसिपिटेशन ना शो कर पाए अपना। सीधा क्वेश्चन आ गया ना, यस आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो टेबल है ना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यस ये जो टेबल है दादा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 2023 में क्वेश्चन आया एक, है ना, इस टेबल से 2023 में क्वेश्चन आया। समझो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, लिखता था इन द वेट टेस्ट। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जितने भी टेस्ट हैं बेटा, ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं ये कौन से हैं? कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, है ना। ये सारे के सारे अंदाजे लगाने वाले टेस्ट नहीं है, ये सारे के सारे कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, मतलब ये सारे के सारे वेट टेस्ट हैं, है ना। ड्राई टेस्ट हम लोग कर चुके हैं पहले ही, याद है बोरेक्स बीड टेस्ट था, याद है हम लोग और भी अलग अलग टाइप के वो टेस्ट करते थे, फ्लेम टेस्ट था, है ना, चारकोल कैविटी टेस्ट था, फोस्फेट बीड टेस्ट था, बहुत सारे टेस्ट हुआ करते थे। वो टेस्ट थे ड्राई टेस्ट, अंदाजा वहां से लगता था, यहां से हम लोग कंफर्मेशन करते हैं दीज आर वेट टेस्ट, है ना। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, ये वेट टेस्ट है। हाँ तो ये जो 2023 वाला क्वेश्चन था, कहता है कि इन द वेट टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कैटायंस बाय प्रेसिपिटेशन व्हिच ट्रांजिशन एलिमेंट कैटायन डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 4 इन क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह हर ग्रुप जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता, यस क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि कौन सा कैटायन है, कौन सा कैटायन कौन से ग्रुप का है, तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और सीधा क्वेश्चन, जिस बच्चे ने कम से कम वो टेबल ही याद कर ली, भले ही उसको टेस्ट ना आते हो, अगर उसने टेबल ही याद कर ली तो इस क्वेश्चन को खटाक से निपटा देगा। बेटा ग्रुप 4 का जो कैटायन है कौन सा नहीं है इनमें से बताओ? Zn2+ Fe3+ CO2+ और Na2+। अभी आपको बताया, अभी आपको बताया, है ना, अभी आपको बताया Zn2+ जो है महाराज ग्रुप 4 का कैटायन है,
बिल्कुल है सर। Fe3+ जो है भाई, ये ग्रुप 3 का केटायन है ना, ग्रुप 3 का केटायन है सर। सर जो Fe3+ है वो ग्रुप 4 का नहीं है सर, वो ग्रुप 3 का है। सीधा क्वेश्चन ये पूछ लिया, बताओ, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लिया, सीधा साधा क्वेश्चन आपसे ही पूछ लिया, है ना। बाकी सारे के सारे ग्रुप 4 वालों को पता है कैसे याद रख सकते हो आप लोग, निकोमंजन, ऐसे 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 याद रख सकते हो आप। ग्रुप 4 को कैसे याद रख सकते हो, इसको कैसे याद रखते हो, मतलब ये मैं आपको बताऊंगा आगे चलूंगा तो, है ना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, निको मंजन, निको मंजन, मंजन मंजन समझते हो क्या। मंजन मतलब वो नहीं होता, दांत साफ करते हैं ना उससे, मंजन, मंजन मतलब कुछ जगह पर टूथपेस्ट को, या फिर वो नहीं होता ड्राई ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में आता है जिससे दांत साफ किए जाते हो, मंजन बोला जाता है उसको, है ना। तो कौन सा मंजन, निको मंजन, निको मंजन, यस। हाँ मतलब इस तरीके से यार, मतलब ऐसे याद कर सकते हो भाई, है ना, समझ रहे हो तुम लोग। हाँ, ये तरीके हैं भाई, ये ऐसे ट्रिक्स हैं जिनसे आप लोग याद कर लो, तो क्या पता याद हो ही जाए, है ना। इस वजह से ये ट्रिक्स बताई जा रही हैं आपको, देख लो, देख लो, अगर कहीं मामला सेट हो सके, है ना, अगर याद हो पाए तो कर लो भाई, और तो क्या है। चलो सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, डाबर दंत मंजन, हाँ डाबर की जगह निको मल रहे हो, है ना, है ना। यस यस यस। सर एक गड़बड़ दिख रही है सर, एक गड़बड़ नोट करी क्या तुम लोगों ने। अबे ये देखो, SR2+, ये SR3+ कब से होने लग गया भाई। अबे स्ट्रोंसियम से तो +2 ही होता है, ये SR नहीं है भाई, ये Cr है सर, ये Cr है, क्रोमियम है सर, ये क्रोमियम है, क्रोमियम है ना, क्रोमियम है सर, ये क्रोमियम है ना, ये क्रोमियम है सर। यस, यहाँ ये SR नहीं है भाई, स्ट्रोंसियम पे +3 चार्ज कब से होने लग गया, स्ट्रोंसियम है सर, ये क्रोमियम है सर, है ना। तो इसको आप कैसे, ग्रुप 3 को कैसे याद रख सकते हो, ऑल करोड़पति फकीर। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, हाँ ऐसा ही है बेटा, ऑल करोड़पति फकीर, यस, ऑल करोड़पति फकीर, हाँ, ऑल करोड़पति फकीर, है ना, ऑल करोड़पति फकीर, है ना, ऐसे याद रख सकते हो, ऑल करोड़पति फकीर। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, है ना, आप लोग याद रख लो। हाँ हाँ हाँ, भाई पैसा काटना पड़ेगा उसका। और ये तो तुम याद याद रख सकते हो, है ना, कार स्कूटर बाप, है ना, कार स्कूटर बाप का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है, कार स्कूटर बाप, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कार स्कूटर बाप, कार स्कूटर बाप, है ना। इसको आप लोग बड़े आराम से याद रख सकते हो ना। और बाकी के तुम लोग बताओगे मुझे नेक्स्ट क्लास में कि सर इनको कैसे याद रखें, है ना, बाकी की जो ट्रिक्स है वो तुम लोग बताओगे। आ जाओ, मैं आपको ले चलता हूं, सबसे पहले जीरो ग्रुप के टेस्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना। जीरो ग्रुप का जो टेस्ट है, ऐसे मान लीजिए इसकी जो मैक्सिमम रिएक्शंस हैं, यस, इसकी जो मैक्सिमम रिएक्शंस हैं, है ना, इसकी जो मैक्सिमम रिएक्शंस हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम रिएक्शंस जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे समझो आप। सर कैसे पढ़ चुके हैं, देखिए मैंने अभी आपसे कहा था कि ये जो जीरो ग्रुप होता है, जीरो ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, NaOH या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक मीडियम में लेना आपको। सारी दुनिया जानती है कि अगर आपका जो सोल्ट है उसमें अमोनियम आयन प्रेजेंट है, आप उसमें जैसे ही NaOH डालोगे, आपको कौन सी गैस निकलती हुई दिखेगी, दिखेगी या नहीं दिखेगी, लेकिन पता जरूर लग जाएगा। यस सर, पता जरूर लग जाएगा, पता जरूर लग जाएगा कि सर वो जो गैस है, उस गैस, वो गैस कौन सी है, अमोनिया की जैसी है। अब मान लीजिए जो टेस्ट ट्यूब है उसमें से अमोनिया गैस निकल रही है, ये आपको कैसे पता लगे। मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर HCl से भीगा हुआ फिल्टर पेपर लेके जाऊंगा और मुझे दिखेगा कि NH4Cl के व्हाइट डेंस फ्यूम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मुझे बताइए क्या ये रिएक्शन कितनी बार आ चुकी है, कितनी बार आ चुकी है, अरे बोलो ना, आ चुकी है ना, आ चुकी है सर, बिल्कुल आ चुकी है। ये एक तरीका हुआ अमोनिया को पहचानने का। सर और भी तरीका हो सकता है क्या, सर इसको पहचानने का तरीका यह है कि ये अमोनिया जो है उसका एक्व सॉल्यूशन Mn2+H2O2 के साथ जब रिएक्शन होगी तो हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड बनेगा। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था, हाइड्रेटेड H2O की वजह से मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, और इसका जो कलर होता है किस तरह का होता है, ब्राउन ब्लैक कलर का PPT होता है। यहां जो H2O2 है बेटा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सर ये H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। यहां Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहां Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। बेसिक हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यहां H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि जो H2O2 होता है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, सारी दुनिया जानती है इसके बारे में, है ना, इसके बारे में कुछ अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है। यस दादा,
हाँ, नेस्लर रिएजेंट भी यूज करेंगे। अभी आओ देखो अगली रिएक्शन देखिए। अगली जो रिएक्शन है ये देखो सर, ये रही रिएक्शन विद नेस्लर रिएजेंट। बोलो, ये रिएक्शन भी मैं आपको करवा चुका हूं। अमोनिया गैस की जो पहचान है वो नेस्लर रिएजेंट से की जा सकती है। देखिए, अमोनियम आपके पास सॉल्ट था, उसमें आपने बेस डाला। जैसे नेस्लर रिएजेंट क्या होता है, K2HgI4 इन बेसिक मीडियम। तो जैसे आप लोग बेस डालोगे सर क्या होगा, सर अमोनिया गैस इसके साथ रिएक्ट करके बहुत जबरदस्त कॉम्प्लेक्स बनाएगी, ब्राउन कलर का पीपीटी बनेगा। इसको आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस बोलते हैं। क्यों बोला जाता है छोड़ो उसके बारे में, है ना, नाम है बस, उसको ध्यान रख लो। ये ब्राउन पीपीटी बनता है, बेसिक मरकरी अमाइडो आयोडाइड। देखिए बेसिक किसकी वजह से, HgO की वजह से। यहां Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहां पर भी Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ये तो हो गया आयोडाइड आयन और ये है अमाइड आयन। यस, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि अगर यहां बेसिक है तो यहां Hg का हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, यहां Hg का ऑक्साइड क्यों है। ये रिएक्शन हम लोग हालांकि पहले पढ़ चुके हैं, ये हम लोग रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं। यस दादा, ये रिएक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यस, यहां दादा, यहां बेसिक में हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं है। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि जो नोबल गैसेस होती हैं सर, उनके हाइड्रोक्साइड स्टेबल नहीं होते सर, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई यहां पर HgO है, HgOH होल ट्वाइस नहीं है। इस वजह से ये रिएक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मुझे एक बात बताओ, ये रिएक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या, स्विट्जर सॉल्ट्स, क्या तुम्हें ये याद है। अमोनिया जो होता है बेटा, अमोनिया सर कॉपर सल्फेट के साथ डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है सर। ये देखिए बहुत जबरदस्त कंपाउंड है, और ये जो कंपाउंड इसके से दूर दूर तक चर्चे हैं। स्क्वायर प्लेनर होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है सर, D9 कॉन्फिगरेशन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स सर, इसमें ट्रांसफरेंस हुआ करती थी सर। ये चीज भी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, है ना। ये जो रिएक्शंस है इंपॉर्टेंट है बेटा, सारी रिएक्शंस अमोनिया की जो है वो यहां तक की जो 4 रिएक्शंस है तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इनका। यस, नेस्लर रिएजेंट पे क्वेश्चन JEE मेंस पे पूछा जा चुका है ना, इस पे भी पूछा जा चुका है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ध्यान रखें इसका। अब जो आगे आने वाली रिएक्शंस है वो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, है ना। अमोनियम का टेस्ट एक और है आपके सामने, है ना। सोडियम कोबाल्ट का नाइट्रेट है, वो आपने यूज किया तो आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये अमोनिया की पहचान है ना, ये अमोनिया की पहचान है। और साथ में H2PtCl6, देखो इसका नाम क्या, हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड। अमोनियम आयन जो होता है वो हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड के साथ रिएक्ट करके येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। दोनों जगह प्रेसिपिटेट सेम है, चेक कर सकते हो आप लोग। यस, Hg नोबल तो नहीं है, मतलब नोबल कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन ऐसे बोल दो कि कुछ गैसेज ऐसी हैं जिसमें Hg भी आता है ना, और नोबल भी आता है, उसमें कुछ नोबल गैसेज भी आती है ना। Hg को नोबल कहना तो चलो ठीक है, बहुत ज्यादा सही नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये रिएक्शन कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, लिखने के लिए हमारे पास है ही। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ऐसा आपने सब्सटेंस आज से पहले कहीं देखा है क्या सर, ऐसा N2+Cl- ऐसा देखा है क्या। अरे सर ये तो डाइजोनियम सॉल्ट है सर, ये डाइजोनियम क्लोराइड है। और यहां देखिए 1 2 3 4 सर, 4 पे नाइट्रो ग्रुप लगा तो इसका नाम क्या है, 4 नाइट्रोबेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सर ये जो रिएक्शन है ना, मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है सर, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट है। अमोनियम आयन जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH आपको रेड कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH रेड कलर का सॉल्यूशन बनेगा। यस, रेड कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। आप लोगों को भले ही ये फॉर्मूला ना याद रहे, है ना, आप लोगों को भले ही ये कंपाउंड का फॉर्मूला याद ना रहे, आप लोग सिर्फ कलर याद रख सकते हो, है ना। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है ना, आप लोग कलर जरूर याद रखें इसको। सेंडमियर, हाँ मतलब डाइजोनियम सॉल्ट तो आपने अलग से भी पढ़ा होगा, है ना। जब आप लोगों ने अमाइन पढ़ी होगी तो डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शंस पढ़ी होंगी खूब सारी, है ना, अमाइंस में पढ़ी होंगी। ये भी बोला होगा कि जो एरोमेटिक अमाइंस होती हैं वो स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करती हैं। एलिफेटिक प्राइमरी 1 डिग्री अमाइन अनस्टेबल बनाती हैं, तो फिर वो आगे डिसोसिएट होकर अल्कोहल अल्कीन। सर क्यों बता रहे हो आप सर क्यों फालतू, हम पढ़ चुके हैं सर, आप ऐश करो सर। आइए देख रहे हो एक क्वेश्चन, हाँ यस, देखो देखो एक क्वेश्चन देखो, 2024 का क्वेश्चन है। मैं आपसे बार बार ये कहना चाहता हूं दादा, मैं आप लोगों से बार बार ये कहना चाहता हूं कि वो जो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन मैं बार बार तुम्हें JEE मेंस के करवा रहा हूं, ये जो मैं बार बार JEE मेंस के तुम्हें क्वेश्चंस करवा रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि ये तुम्हें याद रहे बेटा, ये तुम्हें दिमाग में फील हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, है ना, दिमाग में सेट हो जाए कि साहब वो जो टेबल है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहां पर ग्रुप रिएजेंट लिखे हुए हैं, देखो ये ग्रुप रिएजेंट लिखे हुए हैं, और यहां पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, कैटाइंस लिखे हुए हैं, पहचान करनी है, बहुत आसान है सर। देखो डाइल्यूट HCl अभी आपको बताया था, डाइल्यूट HCl जो होता है वो हमारे ग्रुप 1 का रिएजेंट होता है, और इनमें से ग्रुप 1 का कैटायन कौन सा सर, एक ही दिख रहा है सर, Pb2+। इसका मतलब जो डी है उसका मैच 2 के साथ होगा, डी का मैच 2 के साथ होगा, तो दो ऑप्शन वैसे ही उड़ गए, दो ऑप्शन वैसे ही उड़ गए। NH4Cl और NH4OH किस कौन सा होगा सर, ये तो बताओ बताओ। अरे सर ये देखो ना, ये तो ग्रुप 3 हो गया ना सर, ये ग्रुप 3 हो गया, और सर ग्रुप 3 जो है उसका कैटायन ऑल करोड़पति फकीर, ये रहा सर, ऑल करोड़पति फकीर है सर, ऑल करोड़पति फकीर है सर, ये देखिए ऑल करोड़पति फकीर। तो सर जो ए है उसका 3 के साथ मैच, ओ लो निपट गया बस, ऑल करोड़पति फकीर से ही क्वेश्चन काम खत्म हो गया सर, ऑप्शन नंबर सी आ गया सर, निपटा दिया सर, खत्म है मामला। यस अरे सर ये निकोमंजन है ये निकोमंजन है सर, ग्रुप 4 है सर ये, यस ग्रुप 4 है सर, ग्रुप 4 के लिए ग्रुप रिएजेंट तुम्हें पता है निकोमंजन, और ये तो बेटा कार स्कूटर, समझ रहे हो तुम, यही है बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शंस जो है ना भाई, ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन रिएक्शंस को हल्के में ना ले, इन रिएक्शंस के बारे में अच्छे से देखना है ना। अब देखो अमोनियम कैटायन का जो सिलेबस है, मैं आपको बता दूं अमोनियम कैटायन सिलेबस में कहां पर आता है। देखिए अमोनियम कैटायन जो है हमारे लैब मैनुअल का पार्ट, देखिए रहा अमोनियम कैटायन हमारे लैब मैनुअल का पार्ट है, बिल्कुल है। अमोनियम कैटायन हमारी जे मेंस के सिलेबस का पार्ट है, बिल्कुल है। और अगर जे एडवांस में लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखा तब भी ये पूछा जाएगा, है ना, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है क्योंकि मेंस में पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब जो अमोनियम कैटायन है उसकी रिएक्शंस तो हमें याद होनी ही चाहिए। कुछ रिएक्शंस आपकी एनसीईआरटी में लिखी हैं, लैब मैनुअल में लिखी हैं, तो वो तो मैंने लिखवाई है, लेकिन कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी, कुछ एडिशनल रिएक्शंस भी मैंने लिखवा दी हैं, ताकि अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीज हो जो मेंस में नहीं दे रखी, जो लैब मैनुअल में नहीं दे रखी, लेकिन उसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है ना, तो इस वजह से ये करवाया। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब इसके बाद हम लोग ग्रुप 0 जो है उसका टेस्ट कर चुके हैं, है ना। अब हम लोग ग्रुप 1 के जो कैटाइंस हैं उनका टेस्ट करने वाले हैं, PbAg और Hg2+। ग्रुप 1 में हमें कौन कौन से कैटाइंस पढ़ने हैं, Pb2+, Ag+ और Hg2+। अब एक बार के लिए चेक कर लेते हैं कि जो ग्रुप 1 होता है उसका, सर उसका ग्रुप रिएजेंट कौन सा होता था, याद आया तुम्हें सर, उसका ग्रुप रिएजेंट होता था डाइल्यूट HCl, ये है सर ग्रुप रिएजेंट। तो हमारे पास जो सॉल्ट है उसके अंदर हमने क्या डाला, डाइल्यूट HCl डाला, और जैसे डाइल्यूट HCl डाला सर हमने बोला था इनके प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, क्या कौन कौन से Pb जो होगा PbCl2 बनाएगा, Ag जो होगा वो AgCl बनाएगा, और Hg जो होगा तो Hg2Cl2 बनाएगा। सबसे अच्छी बात यह है, ध्यान रखें, सबसे अच्छी बात यह है कि इससे याद भी हो जाएगा, अच्छी बात यह है कि सर तीनों के जो प्रेसिपिटेट हैं ग्रुप रिएजेंट के साथ, तीनों के जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं सर, तीनों के प्रेसिपिटेट कौन से हैं सर, व्हाइट कलर के हैं। इसको याद रखना आसान हो गया, बताओ तीनों के जो प्रेसिपिटेट है कौन से कलर के हैं सर, व्हाइट कलर के, Pb2+, Hg2+ और Ag+। अब एक बार के लिए देख लेते हैं कि जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, मेंस में कौन सा है, एडवांस में कौन सा है। देखिए सर जो Pb2+ है, Pb2+ हमारे लैब मैनुअल में दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। सर जो Pb2+ है हमारे जे मेंस के सिलेबस में भी दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। और क्या Pb2+ को एडवांस के सिलेबस में भी लिखा है कहीं, ये रहा सर, ये देखो सर। इसका मतलब ये हो गया कि जो Pb2+ है वो तो हर जगह है, और अगर हर जगह है इसका मतलब उसको तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है, वो मेंस के सिलेबस में भी है, लैब मैनुअल में भी है और एडवांस में भी है। तो मेंस और लैब मैनुअल जो है उसका सिलेबस लगभग सेम है। जब आप लोग Pb2+ पढ़ें और आपको लगता है कि नहीं अब मुझे एडवांस के लिए भी प्रिपेयर नहीं करना, तो कम से कम लैब मैनुअल जरूर पढ़ लें। आपको लगता है मुझे कुछ एडवांस, कुछ अच्छी रिएक्शंस और पढ़नी है, कुछ अलग रिएक्शंस और पढ़नी है, तो मैं आपको करवाई दूंगा, कुछ एडवांस रिएक्शंस और भी आपके लिखी हुई हैं। यस, बहुत बढ़िया। तो सर Pb2+ तो हो गया, दूसरा कौन सा था सर, दूसरा है Ag+। सर क्या Ag+ हमारे यहां पर है क्या, चेक करो, क्या Ag+ लैब मैनुअल में दिया है सर, नहीं दिया हुआ है सर। क्या Ag+ जो है हमारा जे मेंस के सिलेबस में दिया है क्या सर, नहीं दिया हुआ सर। लेकिन क्या Ag+ हमारे जे एडवांस के सिलेबस में दिया है क्या सर, बिल्कुल दिया है। तो आप समझ जाइए कि जो Ag+ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जे एडवांस के सिलेबस में है, तो मेंस में उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम है। यस, वो काफी कम है, समझ रहे हो मेरी बात। यस, फिर उसके बाद अगला है Hg2+। क्या Hg2+ हमारे
लैब मैनुअल में है? देखिए सर, हमारे लैब मैनुअल में नहीं है सर। क्या Hg2 Hg का कोई भी सॉल्ट हमारे ना तो लैब मैनुअल में है और ना ही हमारे जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है सर। और क्या ये हमारे एडवांस के सिलेबस में है सर? एडवांस के सिलेबस में Hg2 नहीं दे रखा, मर्क्यूरस नहीं दे रखा सर, मर्क्यूरिक जरूर दे रखा है ना सर, मर्क्यूरिक जरूर दे रखा है। लेकिन अगर मर्क्यूरिक दिया है तो एडवांस का भरोसा नहीं, वो क्या पता पूछ ले मर्क्यूरस के बारे में भी, है ना। तो हमारे लिए कहने का मतलब ये हो गया, अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस वाइज कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए, तो PB2+ को तो पढ़ना ही है, PB2+ तो बिल्कुल करके जाना है ना। लेकिन बाकी के जो AG+ और Hg2 हैं, ये हमारे ना तो मेंस के सिलेबस का पार्ट है और ना ही लैब मैनुअल का पार्ट है। इसका मतलब जो PB2+ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद AG+, क्योंकि ये लैब मैनुअल में नहीं है, मेंस में नहीं है लेकिन एडवांस में। Hg2+ ना लैब मैनुअल में, ना मेंस में और ना ही एडवांस के सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ, तो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। आप समझ चुके हो। मतलब कहने का यह है कि सर हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो PB2+ है। PB2+ को बहुत अच्छे से देखना है सर हमें। यस, PB2+ को हमें बहुत अच्छे से देखना है सर। कहने का मतलब ये हो गया। यस, तो हमने जब ये जो केटाइंस हैं, है ना, ग्रुप 1 के जो केटाइंस है उसमें जैसे डाइल्यूट HCl डाला सर, सबके क्लोराइड्स बन गए। और सर ये जो सबके क्लोराइड्स होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं। अब इस प्रेसिपिटेट से मैं क्या करूंगा, इस प्रेसिपिटेट से, है ना, इस प्रेसिपिटेट से मैं PB2+ का भी टेस्ट कर सकता हूं, Ag+ का भी कर सकता हूं, Hg2 का भी कर सकता हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस सॉल्ट में कुछ रिएक्शंस करवाऊंगा सॉल्ट की, है ना, जो सॉल्ट है उसकी कुछ रिएक्शंस करवाऊंगा मैं। अरे ये तो रिपीट हो गई, ये तो स्लाइड रिपीट हो गई बेटा, है ना, दादा इसको हटाओ। हाँ, इसकी मैं कुछ रिएक्शंस करवाऊंगा। अब देखिए कुछ रिएक्शंस आपके सामने लिखी हैं कि अगर मैं एक्वस HCl के साथ रिएक्शन करवाऊं, एक्वस H2S के साथ, एक्वस NH3 के साथ, ये कुछ रिएजेंट्स हैं जिनकी हेल्प से मैं कैटायन की पहचान करूंगा। अब ये जो रिएजेंट है ये काफी सारे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो मैक्सिमम कैटाइंस होंगे, जैसे PB2+ आ गया, Ag+ आ गया और Hg2 आ गया, सबके लिए जो कैटाइंस है वो लगभग सेम रहेंगे। 90% कैटाइन सेम है, 90% जो ये रिएजेंट्स है ये सेम है। इससे होगा क्या, हमें कंपैरिजन करना आसान रहेगा। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं PB2+ जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करके PbCl2 बनाता है, ठीक है सर। सबसे पहले ग्रुप रिएजेंट हमने डाला, सर ये जो PbCl2 बना है इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा सर। ये कैसा बनेगा सर, ये व्हाइट PPT बनेगा सर, बिल्कुल है। अब मैं पहचान कैसे करूं कि ये जो व्हाइट PPT है ये PbCl2 ही है सर? इसकी पहचान ऐसे कर सकते हैं कि ये इनसॉल्युबल होता है सर कोल्ड वाटर में, लेकिन जैसे ही पानी में आपने गर्म किया सर, ये क्या हुआ, ये सर डिसॉल्व हो गया। और साथ साथ ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl या फिर एक्सेस KCl के अंदर भी डिसॉल्व हो सकता है, और डिसॉल्व होके क्या बना देगा, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा विच इज सॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब सोचो, यस, अब सोचो अगर ऐसा हो कि यही चीज PB2+ के साथ Ag+ में आती, सुनना, अगर यही चीज Ag+ में आती, देखो ये रहा, अगर Ag+ में HCl डालता तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता। अब मैं कैसे पहचान करूं सर, ये जो AgCl है ये भी कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड KCl में डिसॉल्व है, और PbCl2 भी डिसॉल्व था, ये दोनों ही डिसॉल्व हो रहे थे, तो मैं दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करूंगा? आप याद करो AgCl के बारे में मैंने आपको बताया था, याद है तुम्हें? AgCl जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया था उधर कौन से में, जब मैंने आपको क्लोराइड आयंस का, ब्रोमाइड आयंस का और आयोडाइड आयंस का टेस्ट किया था, उस समय मैंने आपको ये बताया था कि जो AgCl होता है वो एक्वस NH3, एक्वस हाइपो, Cn- सब में डिसॉल्व होता है। AgBr जो होता है वो उसको डिसॉल्व करने के लिए आपको एक्वस NH3 नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड NH3 लेना पड़ता है। हाइपो में डिसॉल्व होता है, Cn- में डिसॉल्व होता है। लेकिन जो AgI होता था वो किसी में भी डिसॉल्व नहीं होता था, याद है ना आपको? वो सॉरी, वो अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होता था, वो सिर्फ हाइपो और Cn- में डिसॉल्व होता था, याद है ये चीज? तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हो, वहां से आप पता लगा सकते हो कि भाई साहब उसके अंदर AgCl वो आपका प्रेसिपिटेट है या फिर उसके अंदर PbCl2 प्रेसिपिटेट है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अब अगर वहीं पर मानो Ag+ ना होके उसके अंदर कौन सा कैटायन था, Hg2 था, तो जैसे आप HCl डालोगे पहले Hg2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, लेकिन जैसे ही एक्वस अमोनिया डाला आपने, जैसे ही उसके अंदर एक्वस अमोनिया डाला, वैसे ही सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, ब्लैक हो गया। एक्चुअली इसके अंदर दो चीज बनती है, एक तो मरकरी बनता है और एक मरकरी के साथ मरकरी अमाइड क्लोराइड बनता है, लेकिन ये व्हाइट होता है और ये ब्लैक होता है। अगर ये व्हाइट है ये ब्लैक है तो दोनों को मिला के, ब्लैक और व्हाइट को अगर मिलाओगे तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। एक्वस NH3 के अंदर डाला तो ब्लैक कलर आ गया, तीनों में डिफरेंशिएट कर लिया,
AgCl जो था उसको अगर आपने एक्वस अमोनिया में डाला था तो वो डिसॉल्व हो गया था, कलरलेस सॉल्यूशन आपको मिला था, ट्रांसपेरेंट कलर मिला था, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिला था, क्लियर सॉल्यूशन मिला था। लेकिन जैसे ही मैंने उसके अंदर एक्वस NH3 डाला, मुझे कैसा सॉल्यूशन मिला, मुझे ब्लैक कलर मिला। तो मुझे पता लग गया कि इसमें Ag+ नहीं है, इसके अंदर Hg2+ है। ये पहचान होती है। इसी वजह से ये जो रिएजेंट्स है, जो HCl है, वो सबसे पहले डाला और यहीं सर मेरी पहचान मैक्सिमम हो जाएगी। यस, मेरी बात समझो आप लोग। दादा आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस। अरे बेटा अब इसने लिखा है, अब सोचो आप ग्रे बोल रहे हो, लेकिन मान लो ये ज्यादा ब्लैक हो, वो इसका अमाउंट ज्यादा हो, बहुत ज्यादा ब्लैक हो, तो ब्लैक ही दिखेगा। अब वो उस पर मत करो कि आप सर इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है ना, कि इसमें ब्लैक नहीं होगा, ग्रे नहीं होगा, है ना, जो है वो उसको देखो आप लोग। सर ठीक है, मतलब इस तरीके से। अब देखो और देखो, है ना, जो मैं आपसे बोल रहा था ना कि सेम होगा लगभग रिएजेंट्स। सर दूसरा, ये जो पहला टेस्ट हो गया, इससे पहचान होगी कि Pb2+ है। और देखो सर, और भी टेस्ट देख लेते हैं। अगर मेरे पास Pb2+ है और उसमें एक्वस H2S पास किया, H2S के साथ रिएक्ट किया, PbS बनेगा, लेड सल्फाइड। याद आया कुछ? लेड का सल्फाइड बनेगा। और ये किस कलर का होता है सर? ये ब्लैक कलर का होता है। ये बहुत जरूरी है। एक चीज मैं आपको बता दूं, है ना, एक चीज आप लोग ध्यान रखें कि जितने भी सल्फाइड्स होते हैं ना, सल्फाइड्स, ये जो सल्फाइड के प्रेसिपिटेट्स होते हैं ना, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यस, ये जो सल्फाइड्स के प्रेसिपिटेट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पता नहीं जेई को सल्फाइड से कितना ज्यादा प्यार है। तो अगर मान लो कहीं पर भी आपको सल्फाइड का कोई प्रेसिपिटेट दिख जाए ना, सल्फाइड का कोई प्रेसिपिटेट दिख जाए, तो थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा। वो कलर आपको याद होना जरूरी है। हाँ, गैलेनाइज को आप लोग बोलते थे। तो जैसे ही अगर मान लो मेरा जो सॉल्ट है उसके अंदर Pb2+ प्रेजेंट है और उसमें मैंने एक्वस HTS के साथ HCl के साथ रिएक्शन करवाया, तो मुझे PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा। और ये जो ब्लैक प्रेसिपिटेट है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में सोल्यूबल हो जाएगा, सल्फर और NO गैस देगा। सल्फर का वापस से येलो व्हाइट, है ना, इसका 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 भी प्रेसिपिटेट बनता है। येलो और व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको सल्फर का अलग से मिल सकता है। तो मुझे समझ में आ गया कि यार ऐसा अगर है तो ये ब्लैक हो सकता, ये जो है सॉल्ट कौन सा हो सकता है, केटाइन कौन सा हो सकता है, Pb2+ हो सकता है। लेकिन अगर वहीं पर मान लो Ag+ होता, सोचो अगर Ag+ होता तो जैसे ही एक्वस H2S के साथ रिएक्शन करवाता, Ag2S बनता, बिल्कुल बनता। और जैसे ही Ag2S बनता, मुझे ब्लैक कलर का PPT मिलता। सर ब्लैक कलर तो वहां पर भी आता, ब्लैक कलर यहां पर भी आ रहा था, नहीं पता लग रहा कौन है। फिर जैसे मैं इसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ हीट करता, सर यहां पर भी Ag+ सल्फर का येलो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट और NO। अरे सर NO की तीर उल्टा हो गया सर सर थोड़ा, सर तीर का साइन उल्टा हो गया सर, है ना। हाँ थोड़ा, मतलब तीर का साइन चेंज कर लेना। NO गैस होती है सर, वो उड़ जाएगा। अब कैसे पहचान करें? कैसे पहचान करें कि जो ब्लैक कलर था वो Pb2+ की वजह से आया था या फिर Ag+ की वजह से आया था? यह पहचान की जा सकती है कि सर ये जो Ag2S होगा, सर ये जो Ag2S है, ये अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम पॉलीसल्फाइड, थायोसल्फेट Cn-, और इन सब के अंदर इनसॉल्युबल होता है, किसी में भी सॉल्युबल नहीं होता, किसी में भी सॉल्युबल नहीं होता। ये जो रिएक्शंस है, AgCl का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स, कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। AgCl का Cn- के साथ कॉम्प्लेक्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। AgCl का थायोसल्फेट के साथ हम लोग कॉम्प्लेक्स पहले पढ़ चुके हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सर। और इनमें अगर H2S पास करोगे तो सब जगह Ag2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा, सब जगह AgCl का Ag2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा। यस, ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। ये जो रिएक्शन है दादा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ना। आओ देखिए एक बार के लिए। तो ये इस तरीके से जो रिएजेंट है ना, वो लगभग आपको सेम रिएजेंट्स मिलेंगे। जैसे मान लो Pb2+ है, एक्वस अमोनिया के साथ ये लेड का हाइड्रोक्साइड बनेगा ना। एक्वस फेज में बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और अगर मान लीजिए आपने एक्सेस ऑफ अमोनिया पास किया तो ये इनसॉल्युबल होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होता, किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होता। अरे आज ये लिखने वाली बीमारी कहां से आ गई भाई, है? अरे मतलब यार ये लिखने वाली चीज कहां से आ गई यार? तुम लोग तो खुद बोल रहे थे और ये अपनी बात हो चुकी थी कि भाई इसका आपको मिलेगा, क्या बोलते हैं, हाँ वो कौन सी वाली PPT, थोड़ा जिसमें व्हाइट व्हाइट कलर पीछे देना था, वो वाली PPT लेनी थी। अभी लिखने वाली बात कहां से आ गई है?
हाँ, अच्छा तुमने एक चीज और देखी है, एक चीज तुमने और देखी होगी। हाँ, एक चीज तुमने और देखी होगी। देखो, जब आप लोग मेंस के लिए पढ़ रहे हो ना, तो मैं तो रिएक्शंस खूब सारे लिखवा रहा हूँ PB2+ की, लेकिन जब आप लोग मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो आप लोग जो लैब मैनुअल है उसको फॉलो कर सकते हो। देखो, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, है ना, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी रिएक्शंस होंगी। हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा था कि जैसे आप लोगों ने कभी देखी होगी ना पेंटिंग्स वगैरह जो होती है ना, पेंटिंग्स, है ना सर, वो जो पेंटिंग्स होती हैं वो टाइम के साथ ना काली काली पड़ जाती है ना, देखा है, काली काली पड़ जाती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उन पेंटिंग्स को साफ करते हैं किससे, H2O2 से। H2O2 से साफ करते हैं ना, तो सर वो कलर जो है उनका व्हाइट हो जाता है, जो ब्लैक है वो हट जाता है और कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। उनका जो कलर ब्लैक होता था वो किसकी वजह से होता था, PBS की वजह से होता था, PBS की वजह से होता था, है ना। और जैसे ही H2O2 से उसको साफ किया, PbSO4 बना देता है, जो किस कलर का होता है सर, जो व्हाइट कलर का होता है ना। इस वजह से वो आपको साफ साफ दिखाई देने लगती है। आपको ऐसा लगता है ओहो चमक गया, अरे सर चमक गया, ये तो चमक गया। आइए सर, यहां हम लोगों ने एक्वस अमोनिया यूज किया था। सर अमोनिया का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो भी बेसिक होता है सर, है ना, ये भी बेसिक सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर मैं एक्वस अमोनिया की जगह एक्वस NaOH यूज करूं तब भी बेसिक है सर, ये दोनों ही बेसिक है। तो फर्क क्या है सर, ये ज्यादा बेसिक है सर, है ना। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अमोनिया का जो सॉल्यूशन होता है सर वो वीक बेस होता है। तो जब रिएक्शंस लगभग सेम सी है, चेक करो, जब मैंने यहां पर रिएक्शन देखी तब भी यहां लेड का हाइड्रोक्साइड बना था, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना था। एक्वस NaOH के साथ भी लेड का व्हाइट प्रेसिपिटेट ही बनेगा। लेकिन यहां पर जब मैंने एक्सेस ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन पास किया था तो यह सर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हुआ था, यह सॉल्युबल नहीं हुआ था। लेकिन यहां एक्सेस ऑफ NaOH पास करने से यह सर ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। हालांकि पीबी का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर भी +2 ही है, लेकिन ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों में डिफरेंस है। जब सॉल्यूशन लेस बेसिक था तो जो लेड हाइड्रोक्साइड है वो डिसॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन जब सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक है तो सर ये लेड हाइड्रोक्साइड उसमें सॉल्युबल हो चुका है सर, हो चुका है सर। और ये जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है इसकी रिएक्शन आपके सामने दे रखी है। देखो, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर पीबी जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसकी रिएक्शन अगर आप लोग किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाते हो तो यहां PbO2 बनता है, यहां पर भी PbO2 बनेगा, जहां पर पीबी की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगी और ये ब्लैक कलर का PPT होता है। सीक्वेंशियल रिएक्शन जो होती है उस पर अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह का पूछा जा सकता है। सीक्वेंशियल रिएक्शन का इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यस, एक्सेस, अरे बेटा एक्सेस इसलिए जिससे पहचान हो सके ना, जिससे पहचान हो सके। देखो, एक्वस अमोनिया लेड का हाइड्रोक्साइड बनाया, एक्वस अमोनिया के साथ ये एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए वो एक्सेस ऑफ NaOH के साथ डिसॉल्व हो गया तो आपको अंदाजा लगेगा कि यार ये जो सॉल्ट था वो PB2+ का हो सकता है, क्योंकि वो एक्वस अमोनिया के साथ डिसॉल्व नहीं हो रहा लेकिन एक्वस NaOH के साथ डिसॉल्व हो रहा। तो ये बस अंदाजा तो लगाना है हमें, हमें ये तो पता लगाना है। यस, शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही हो। ये रिएक्शन तुम्हारी देखी देखी लग रही है, ये रिएक्शन तुम्हारी देखी देखी लग रही है क्या? ये रिएक्शन तुम्हारी देखी देखी लग रही है? कहां पड़ी थी रिएक्शन? अरे सर हम लोगों ने सल्फेट आयन का टेस्ट पढ़ा था ना। हाँ, अरे हमने सल्फेट आयन का टेस्ट नहीं पढ़ा था क्या सर? जो PbCl2 होता था सल्फेट आयन के साथ PbSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के अंदर ये सॉल्युबल हो जाता था, और साथ साथ अमोनियम एसिटेट, यहां पर क्या है बेटा, एक्सिस ऑफ, ये है एक्सिस ऑफ अमोनियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट इन दोनों के साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता था, दोनों के साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता, PB2+, यहां पर भी PB2+, सल्फेट आयन के टेस्ट में पढ़ा है। यस, सल्फेट आयन के टेस्ट में पढ़ा है। तो ये रिएक्शन तो रिपीट हो चुकी है हमारी, है ना सर। ये चौथी रिएक्शन है, ये पांचवी रिएक्शन है, और भी सर रिएक्शन है इनकी, है ना, और भी रिएक्शन है। ये वाली जो रिएक्शन है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सर थोड़ी सी क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा यार है थोड़ी सी, है ना। सोडियम क्रोमेट के साथ, सोडियम क्रोमेट के साथ क्रोमियम यहां +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सारी दुनिया जानती है जो क्रोमेट होता है वो येलो कलर का होता है। यस, एक्वस क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन अगर एक ऐसे सॉल्ट के साथ करवाई जिसमें PB2+ आयन प्रेजेंट था तो लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। कुछ कुछ शायद तुम्हें याद हो, कुछ कुछ तुम्हें याद है क्या, जो क्रोमेट आयन है वो कौन से मीडियम में स्टेबल हुआ करता था? ये जो क्रोमेट आयन है ये कौन से मीडियम में स्टेबल हुआ करता था? बोलना पड़ेगा था, बताओ। जो मैंने आपको K2Cr2O7 का, है ना,
जो K2Cr2O7 का मैंने आपको प्रिपरेशन पढ़ाया था, उस प्रिपरेशन के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो क्रोमेट आयन है वो कौन से मीडियम के अंदर स्टेबल होता है। जल्दी बताओ, जो क्रोमेट आयन है सर वो कौन से मीडियम के अंदर स्टेबल होता था? कौन से मीडियम के अंदर स्टेबल होता था? जल्दी बताओ भाई। हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है? अरे कुछ तो बता दो। नहीं, अरे यस क्या लिख रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूं वो नहीं जवाब दे रहे हो। कौन से गैसियस मीडियम के, न्यूट्रल मीडियम? भाई पढ़ लिख लो भाई, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर लो। सर ये जो क्रोमेट आयन CrO4 2- एसिडिक मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता था Cr2O7 2- के अंदर, डाइक्रोमेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता था। हाँ, एसिडिक मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर ये स्टेबल नहीं होता, ये Cr2O7 क्रोमेट से डाइक्रोमेट बन जाता था। लेकिन अगर आपका मीडियम बेसिक है, अगर मीडियम बेसिक है तो क्रोमेट आयन की फॉर्म में ही रहेगा। समझो आप इस बात को, यहां डाइक्रोमेट बन गया, यहां डाइक्रोमेट नहीं बनेगा, क्रोमेट ही रहेगा। हाँ, क्या फायदा हुआ भाई वहां पर पढ़ने का? है, पढ़ चुके हैं वहां पर और फिर वापस बताओ, वापस पढ़ाना पड़ रहा है, तो बहुत गलत बात है भाई। हाँ, ये तो बहुत गलत है भाई। यस, तो हाँ, तो ये जो रिएक्शन है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे लिए, क्योंकि ये जो क्रोमेट है सर, ये क्रोमेट हम लोगों ने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा, तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। अब Ki के साथ रिएक्शन करवा दो, PbI2 बनेगा। इसका कलर हमें पहले से पता है सर, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है और एक्सेस ऑफ Ki डालने से सर ये सॉल्युबल हो जाता है, PbI4 2-। यहां पर भी Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहां पर भी Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। सर ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन ठीक है। Ki के साथ जनरली रिएक्शन, जो कॉपर की Ki के साथ जो रिएक्शन होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है ना, लेकिन यहाँ कॉपर नहीं है, Pb2+ है। रिएक्शन लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं Ki के साथ PbI2 बनेगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड Ki डालने से PbI4 2- बना लेता है ना। हाँ, मतलब अब लर्न करना, मैं समझ सकता हूं भाई, मैं समझ सकता हूं कि लर्न करना मुश्किल है ना, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं और मैं इसके अंदर आप लोगों के साथ बिल्कुल साथ हूं, है ना। अब मैं, अब लेकिन आप मुझे ये बताओ कि इसमें और, अब यार ये कलर है तो है, मतलब अब इसमें क्या किया जाए, मतलब है। मैं आपसे इसीलिए ये कह रहा हूं कि जब आप लोग मेंस के लिए पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपसे बार बार इसी वजह से कहता हूं कि जब आप लोग मेंस के लिए पढ़ाई करते हो, है ना, देखो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि जो लैब मैनुअल है आपका, है ना, मेंस या फिर जो लैब मैनुअल है, मैं आपको बताता हूं, देखो, है ना, कि वो उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, है ना, एक बार के लिए हम लोग देखते हैं, है ना, मैं आपको बताता हूं, देखो थोड़ा सा वेट करो। हाँ, देखो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा वेट करो, इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताऊं, है ना, जितना तुम लोग सोच रहे हो ना उतना मुश्किल नहीं है। देखो जो Pb2+ है ना, Pb2+ का पता है कौन कौन सा टेस्ट है? Pb2+ का जो टेस्ट है ना, वो एक तो ये वाला टेस्ट एनसीईआरटी लैब मैनुअल में दिया है, जैसे मान लो ये वाला टेस्ट है, मैं लिख देता हूं, मैं स्टार मार्क कर देता हूं, है ना, ये वाला जो टेस्ट है वो लैब मैनुअल में दे रखा है। ये जो K2CrO मैं आपसे कह ही रहा था, है ना, ये हमारे लिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन जो है वो आपके लैब मैनुअल में दे रखी है। और ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन, बस ये जो 3 रिएक्शंस हैं, बस यही आपके लैब मैनुअल में दे रखी है। फिर ये वाली रिएक्शन इसमें ना, कि ये एक्सेस ऑफ ये वाली रिएक्शन, ये पूरी रिएक्शन आपके लैब मैनुअल में दे रखी है, बस आप समझो इस बात को। तो आप लोगों को लगेगा कि मतलब था तो बहुत कुछ, लेकिन दिया इन तीनों में से, देखो मैंने मैंने बहुत सारी रिएक्शंस आपको लिखवाई हैं, H2S के साथ ये होगा, एक्वस NH3 के साथ ये होगा, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि मैं ये चीज एडवांस के लिए वापस पढ़ाऊं, है ना, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मेंस के लिए अलग पढ़ाना, एडवांस के लिए अलग पढ़ाना, इसको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से आप देखो सिर्फ 3 रिएक्शंस हैं, सिर्फ 3 रिएक्शन, 1 2 और 3, बस ये 3 रिएक्शंस जो आपके लैब मैनुअल में दे रखी, और क्वेश्चन जो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है वो भी यहीं से ज्यादा है ना, वो जो क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है ये भी यहीं से ज्यादा है। यस, देखो अब एडिशनल, क्योंकि
रिएक्शंस खूब सारी होती हैं यार। आप समझिए कि जो एडवांस का सिलेबस है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि सर हम लोग इतना ही पढ़ेंगे या इतना ही पढ़ाएंगे, मतलब वो वहां पर यार कुछ भी पूछा जा सकता है ना। समझ रहे हो आप लोग बात को? हम्म। तो अमोनियम आयन वाली में मैं बताऊंगी, अमोनियम वाली है ना। अमोनियम में भी हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी है। देखो मैं आपको बताता हूं, अमोनियम में भी हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी है ना। लेकिन जो अमोनियम में जो एनसीईआरटी लैब मैनुअल में दे रखी है, सबसे पहले तो ये रिएक्शन दे रखी है, देखो ये वाली है ना, ये रिएक्शन दे रखी है लैब मैनुअल के अंदर, ठीक है। ये मैं भी इस पे भी टिक मार देता हूं, है ना। ये रिएक्शन दे रखी है, और एक और जो रिएक्शन दे रखी है ना, वो नेस्लर रिएजेंट वाली, जो मैं आपको बता रहा था ना, नेस्लर रिएजेंट। बस ये दो रिएक्शन है। अब बताइए, एक एक दो दो रिएक्शन तो याद करना आसान है ना यार, नहीं क्या? यस। अब एक एक दो दो रिएक्शंस जो हैं वो तो याद रखना आसान है। अब देखो अमोनियम आयन में हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी है ना, हमने 7 रिएक्शंस पढ़ी, लेकिन लैब मैनुअल में सिर्फ 2 रिएक्शंस पढ़ रखी है। और ये दोनों रिएक्शन ऐसी हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये रिएक्शन भी पहले पढ़ चुके हैं और ये वाला रिएक्शन भी पहले पढ़ चुके हैं। तो आसान हो गया ना यार, कोई बोल ही नहीं रहा है। अरे आसान हो गया ना दादा। यस। हाँ देखो, ये क्वेश्चन आया 2024 जे मेंस में, समझो आप इस बात को। ये क्वेश्चन आया 2024 जे मेंस में, क्या कहता है? द कंपाउंड दैट इज व्हाइट इन कलर। क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए इसमें से कौन सा कंपाउंड जो व्हाइट इन कलर है? लेड का सल्फेट, लेड का आयोडाइड, अमोनियम आर्सेनोमोलिब्डेट और अमोनियम सल्फाइड। ये 2024 जे मेंस का क्वेश्चन है। 2024 जे मेंस का क्वेश्चन है। आप इधर देखिए, आप इधर देखिए, जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ी, देखो मैं आपसे कह नहीं कर रहा था, मैं आपसे कह रहा था ये जो रिएक्शन है लैब मैनुअल के अंदर है। 2024 जो जे मेंस का क्वेश्चन है उसमें सीधा ये क्वेश्चन पूछ लिया। देखो ये रहा, जो लेड का सल्फेट है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। मतलब ये रिएक्शन वहां से आई है जहां से लैब मैनुअल में दे रखी है, जहां ये लैब मैनुअल में दे रखी है। आप समझो इस बात को। यस सर, ये वाली क्वेश्चन पूछा गया लैब मैनुअल के अंदर, ये रिएक्शन दी है इसने। यस बहुत बढ़िया सर। तो चलो एक आध 2-3 रिएक्शंस और हैं, इनको भी देख लो आप लोग, है ना। ये चाहो तो 2-3 रिएक्शंस और है ना, इनको भी आप लोग देख लो, है ना, इनको भी आप लोग देख लो। फॉस्फेट के साथ जब रिएक्शन होती है Pb2+ की फॉस्फेट आयन के साथ, तो लेड का फॉस्फेट बनता है, व्हाइट कलर का होता है ना। अब इसमें कुछ बताने का मेरे पास नहीं है। साइनाइड ये भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है लेड का। लेड के जो बहुत सारे कंपाउंड्स है, ये रिएक्शन थोड़ी सी ठीक है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके ये व्हाइट लेड बनाता है, व्हाइट कलर का होता है जो बेसिक लेड कार्बोनेट। देखो अब की बार जो बेसिक आया वो हाइड्रोक्साइड की वजह से आया, और जो कार्बोनेट है वो तो है ही बेसिक लेड कार्बोनेट। बेसिक किसकी वजह से? लेड हाइड्रोक्साइड की वजह से। लेकिन जो मरकरी का, यस सर, जो मरकरी का हम लोग, मरकरी का 2025 के क्वेश्चंस, यार देखो 2025 के क्वेश्चंस में लाए नहीं, उसके एक रीजन है, दो तो क्या है उसका रीजन ये है कि जो 2025 में आ गया ना यार, 2026 में पूछने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है ना। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि खटाक से वही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, है ना, पिछली साल का ही वापस रिपीट हो जाए, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जनरली, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। अगर तुम लोग कहोगे कि आपको 2025 वाले क्वेश्चन लाने, है ना, हाँ, अगर आप कहोगे कि आपको 2025 वाले क्वेश्चंस करने, तो वो भी कर लेंगे हम लोग, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं लाऊंगा तो एक दिन सारे 2025 के क्वेश्चन ले आता हूँ, है ना, टाइप करवा के, तो तुम्हें पता ही लग जाएगा कि ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए, है ना। लैब मैनुअल बैच में अपलोड करवाना है, अच्छा ठीक है, चलो ये भी अपलोड करवा देंगे। और बताओ, और क्या अपलोड करवाना है बताओ, है? चलो लैब मैनुअल आपकी एनसीईआरटी में अपलोड करवा देंगे, ठीक है, उसके अंदर करवा देंगे बेटा, करवा देंगे। देखो 2000, ये भी मेरे हिसाब से 2023 का क्वेश्चन, इसमें लिखा नहीं है इसने, इसमें ये भी जे मेंस का क्वेश्चन है, जे मेंस प्रीवियस का क्वेश्चन है, देखो। यस हाँ, ये भी 2025 जे मेंस का क्वेश्चन है। क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ विच कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर Pb2+ आयंस। फॉर्मेशन ऑफ विच कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ Pb2+। बताओ
कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है Pb2+ का? सोचो, लेड क्रोमेट आपके लैब मैनुअल में दे रखा था, ये तो होता था सर, ये तो कंफर्मेटरी टेस्ट होता था। लेड आयोडाइड PbI2 बनता था, ये भी होता था। लेड सल्फेट PbSO4, ये भी हमारे लैब मैनुअल का था। ये तीनों रिएक्शन लैब मैनुअल की थी सर, ये रिएक्शन लैब मैनुअल में नहीं दे रखी, यही हमारा आंसर सी है। आप समझो, मैं आपसे बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि लैब मैनुअल की रिएक्शंस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो तीन ही रिएक्शन दे रखी थी, सिर्फ 3 रिएक्शन Pb2+ के लैब मैनुअल में दे रखी, और जो क्वेश्चन पूछा वो भी उन 3 से ही पूछ लिया। तीनों रिएक्शन पूछ ली, बोले ये वाले सर हमने तो पढ़ी नहीं, लेड नाइट्रेट की कोई रिएक्शन नहीं पढ़ी हमने, तो यहां से ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं हो सकता, है ना। और लैब मैनुअल के अंदर हर कैटायन की या तो 2 रिएक्शन दे रखी, या 3 रिएक्शन दे रखी, या दे नहीं रखी, है ना। जैसे मान लो ये है तुम्हारा Ag+ है ना, ये है तुम्हारा Ag+, यस, ये है तुम्हारा Ag+। तो सर ये जो Ag+ है ये हमारे लैब मैनुअल का पार्ट नहीं है ना, ये लैब मैनुअल का पार्ट नहीं है, ये हमारे जेईई मेंस के सिलेबस का भी पार्ट नहीं है। यस, बोलो। तो ये जो रिएक्शंस है बेटा, ये हम लोगों ने ये 2-3 रिएक्शन तो पढ़ी ली Ag+ की, है ना। ये 2-3 रिएक्शंस तो हम लोगों ने पढ़ी ली Ag+ की। पहले तो HCl के साथ, ये तो मैं पता ही है कि इसमें सॉल्युबल होता है, ठीक है। और ये रिएक्शन भी मैं आपको पढ़ा दिया, है ना। अब देखो फिर उसके बाद कौन कौन सी रिएक्शन है, देखो एक्वस NH3 के साथ रिएक्शन, पिछली बार Pb2+ की रिएक्शन भी एक्वस NH3 के साथ पड़ी थी, एक्वस NaOH के साथ पड़ी थी, Pb2+ की Ki के साथ भी पड़ी थी, और Pb2+ की CrO4 2- के साथ भी पड़ी थी। अब Ag+ के साथ दिक्कत यह है कि क्योंकि लैब मैनुअल के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं दी हुई है Ag+ की, इस वजह से हमारे लिए इन रिएक्शंस को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां अब डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता कि कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैब मैनुअल में Ag+ पूरा ही नहीं दिया हुआ है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यस। तो सर एक्वस NH3 के साथ Ag+ जो होता है जनरली क्या होना चाहिए सर, जो Ag है एक्वस NH3 के साथ हाइड्रोक्साइड, पीबी का याद करो, जब Pb2+ की रिएक्शन एक्वस NH3 के साथ करवाई थी तो यहां Pb का हाइड्रोक्साइड बना था, लेकिन यहां Ag का ऑक्साइड बना है। एक्वस NaOH के साथ भी लेड का हाइड्रोक्साइड बना था, लेकिन यहां लेड का ऑक्साइड बना है, याद करो, मैंने आपको बताया था। ये जो Ag है ये भी उस कैटेगरी का मेटल है जिसका हाइड्रोक्साइड जो होता है वो स्टेबल नहीं होता। याद आया? हाँ, मैं अपलोड करवा दूंगा बेटा, मैं अपलोड करवा दूंगा, है ना। मैं लैब मैनुअल अपलोड करवा दूंगा, चिंता मत करो। अपनी 2 दिन क्लास नहीं है ना, 2 दिन क्लास नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि लैब मैनुअल इसमें अपलोड हो जाए। यस। तो सर देखो, ये इनके जो हाइड्रोक्साइड थे वो स्टेबल नहीं थे, इस वजह से ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए, ऑक्साइड ब्राउन कलर के पीपीटी होते हैं। यहां पर एक्सेस ऑफ अमोनिया में ये डिसॉल्व हो जाएगा, और ये एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व नहीं होगा, यहां उल्टा हो रहा है। पिछली बार जो लेड का हाइड्रोक्साइड था वो एक्सेस ऑफ एक्वस के OH के अंदर, एक्वस NaOH के एक्वस NH3 के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा था, और जो लेड का हाइड्रोक्साइड था वो एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो रहा था। यहां पर जस्ट इसका उल्टा हो रहा है सर, है ना। तो Ag+ Ki के साथ रिएक्ट करके AgI बनाएगा, वहां पर भी CrO4 के साथ रिएक्शन हो रही थी, लेड का क्रोमेट बन रहा था, यहां पर भी Ag का क्रोमेट बनेगा, जो कि एक्वस NH3 के अंदर डिसॉल्व होता है, और एक बहुत शानदार कॉम्प्लेक्स बनाता है AgNH3 ट्वाइस। ये बहुत जबरदस्त कॉम्प्लेक्स है ना, इसके बारे में तो हम लोग बहुत सारी चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं। यस, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो सारी रिएक्शंस वही हैं, सारी रिएक्शन जो मैंने उधर पढ़ाई है ना, सारी रिएक्शन यहां, उधर मैंने Pb2+ के KCN के साथ रिएक्शन करवाई, Ag+ की भी करवाई, उधर हमने फॉस्फेट के साथ Pb2+ की करवाई, इधर भी करवाई। ये 2 रिएक्शंस हैं जो थोड़ी सी नई रिएक्शंस है ना। K4FeCN6, अरे इसको देख के कुछ याद आ रहा है? वाह, अरे इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या? K4FeCN6 यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये K4FeCN6 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि K4FeCN6 जो होता है ये, इसके बारे में हम लोग उधर जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसमें भी खूब पढ़ते हैं सर। सर हाँ, ये तो K4FeCN6 के बारे में हम लोग खूब पढ़ते हैं सर उधर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है थोड़ा सा, है ना। ये अगर याद रह सके तो आप लोग यार याद रख लेना, है ना। थोड़ा सा अगर याद रह सके तो याद रख लेना इसको, है ना। और ये फॉस्फेट आयन का टेस्ट, फॉस्फेट आयन का टेस्ट, आर्सेनेट आयन का टेस्ट, हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड की तरह ट्रीट किया जाता था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड की तरह ट्रीट किया जाता था। तो ये कलर्स हैं यार, मैं इसमें कुछ ज्यादा मैं कह नहीं सकता एक्चुअली, है ना, मैं कुछ ज्यादा इसमें बता नहीं सकता। एक क्वेश्चन है जो 2024 जे मेंस का है, एक बार के लिए देखिए साहब। यस, एक बार देखिए साहब,
एक बार देखिए साहब, ये वाला क्वेश्चन है, देखिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, देखिए, ऑन रिएक्शन ऑफ लेड सल्फाइड पीबीएस, ठीक है सर, विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड। अच्छा, कौन सा नहीं बनता डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड। लेड का नाइट्रेट नहीं बनेगा, सल्फर नहीं बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा, या नाइट्रस ऑक्साइड नहीं बनेगा। जल्दी बताओ, ये तो हो गया N2 और सर ये हो गया NO, बताओ कौन सा नहीं बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। सल्फर नहीं बनेगा पक्का, सोच लो, अबे सोच लो। कौन सा नहीं बनेगा। N2 नहीं बनेगा पक्का, सोच लो कहां थी रिएक्शन, थोड़ा थोड़ा कहीं पड़ा होगा, है ना, नाइट्रिक एसिड के साथ Pb2+ जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ कहीं पर डिसॉल्व हो रहा होगा, कहीं तो लिखा होगा हमने, है ना, कहीं लिखा होगा, कहीं लिखा होगा, देख रहे हो सर, पीबीएस, ये रिएक्शन पीबीएस का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है, और ये जो पीबीएस का ब्लैक प्रेसिपिटेट है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ Pb2+, ऑब्वियस है Pb2+, मतलब यहां लेड का नाइट्रेट बनेगा, PbNO3 ट्वाइस बनेगा, है ना, Pb2+ ही होता है लेड नाइट्रेट में Pb, सर सल्फर भी बन रहा है और सर NO भी बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बन रहा है ना, है ना, तो सर N2O नहीं बनेगा सर, यस सर, जो N2O है वो नहीं बनेगा सर, N2O जो है सर वो नहीं बनेगा सर, कहां है, कौन से ऑप्शन में है N2O, सर ये रहा नाइट्रस ऑक्साइड, सर ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं बनेगा सर, यस ये तीनों तो बन रहे थे सर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा जो बिल्कुल एकदम बिल्कुल ही कि कुछ ऐसा हो गया जो सर तोप चीज पूछ ली हमसे, बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन पूछ लिया। जनरली वही क्वेश्चंस होंगे जो हमारे सिलेबस में पूछे जाएंगे, जो हमारे लैब मैनुअल में या फिर कोई एक आधी रिएक्शन आगे पीछे की भी पूछ सकती है ना। ठीक है सर, रिएक्शंस ऑफ Hg2 2+, है ना, ये रिएक्शंस देख लेते हैं थोड़ी सी और फिर उसके बाद क्लास खत्म करते हैं ना। Hg2 में Hg तो होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 होती है, इस वजह से इसको मर्क्यूरस आयन बोला जाता है। कहता है कि और मर्क्यूरस सॉल्ट्स आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। सर ये डायमैग्नेटिक क्यों होते हैं, Hg जो है यहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, देखो Hg जो होता है उसका वो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सर हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि ZnCd और Hg ये एक ही ग्रुप में आते हैं। जिंक का क्या होता है सर, यहां होता है नोबल गैस, है ना, आर्गन 3d10 4s2, ये होता है सर क्रोमियम क्रिप्टॉन 4d10 5s2, ये हो जाएगा सर जिनन 5d10 6s2, है ना। तो सर यहां Hg जो है वो है जिनन 5d10 6s2। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर Hg+1 लिखूं तो जैसे आप Hg+1 लिखोगे सर ये 5d10 6s1 बन जाएगा, बोलो ये 6s1 बन गया सर, इसके पास तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो सर ये तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था, ये तो सर पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था, लेकिन यहां लिखा है डायमैग्नेटिक होता है, इसलिए होता है क्योंकि सोचो एक Hg जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अपना एक अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, साथ में एक और Hg है जिसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये लगभग रेडिकल की तरह बिहेव करेंगे, याद आया कुछ रेडिकल की तरह, ये दोनों आपस में मिलके बोलेंगे भैया मिल जाते हैं Hg2 बना लेते हैं। तो इसका जो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यस ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है सर ये किस में काम में आ चुका है सर, ये मेटालिक बॉन्ड, ये बॉन्डिंग में काम में आ चुका है, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, तो इनके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सर ये कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, ये बताना चाह रहा हूं, है ना, यस ये ऐसा हो गया। और Hg2Cl2 को सब लोग जानते हैं कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, कैलोमल इसको बोला जाता है, और कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में आप लोग पढ़ते हो अगर याद हो तो, है ना, कैलोमल जो होता है वो एक इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है, और इसको आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो। कैलोमल इलेक्ट्रोड के खूब दूर दूर तक चर्चे होते हैं, है ना, और यहां पर आप लोग जो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते थे उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस भी हम लोग अलग अलग तरीके की पढ़ते थे, है ना। तो ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। HCl के साथ H2S के साथ रिएक्शन हम लोग देख चुके थे, है ना, ये वो शुरू वाले वही रिएजेंट है, ये तो हमारा HCl तो एक ग्रुप रिएजेंट हो गया। H2S की सारी रिएक्शंस हम लोगों ने वो देखी हैं जो Pb2+ के साथ भी थी, Ag+ के साथ भी थी, सेम वही यहां पर भी यही हो रहा है यार, Hg और HgS बन रहा है, और ये दोनों ही कैसे हैं, ब्लैक कलर के। अब इनके बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एक्वा रेजिया में सॉल्युबल होता है और ये नहीं होता,
है ना, Hg एंड HgS ये दोनों बोथ आर सॉल्युबल इन एक्वारेजिया, दोनों उसमें सॉल्युबल होते हैं। क्योंकि साहब एक्वास रेजिया जो होता है ना, एक्वास रेजिया में तो सर बड़ी बड़ी चीजें सॉल्युबल हो जाती हैं सर, बड़ी बड़ी चीजें सॉल्युबल हो जाती है, ये क्या बात है। याद करो, वही एक्वस अमोनिया, एक्वस एनओएच, हर जगह वापस एक ही चीज यूज हो रही है, हर जगह बार बार वही सेम रिएक्शन, सेम रिएजेंट हर जगह यूज हो रहा है। देखो एक्वस, फिर यहां पर केआई वहां पर भी था, यहां पर भी था, क्रोमेट वहां पर भी था, यहां पर भी था, केसीएन वहां पर भी था, यहां पर भी था। एक अलग रिएजेंट है जो है SnCl2, है ना, एक अलग रिएक्शन है जो है SnCl2। बाकी सारे जो रिएजेंट्स है लगभग सेम है, बाकी जो सारे रिएजेंट्स है लगभग सेम है। देखो वापस यहां पर भी एक्वस अमोनिया, यहां Hg2 है वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, Hg ये मर्क्यूरस आयन है, एक्वस अमोनिया के साथ ब्लैक और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दोनों बनाता है एज ए होल, ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। एक्वस अमोनिया के साथ वापस देखो ऑक्साइड बना है, हाइड्रोक्साइड नहीं बना। एक्वस एनओएच के साथ हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए था, लेकिन सर Hg का हाइड्रोक्साइड स्टेबल नहीं होता, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है, हीट करने पे ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट HgO में कन्वर्ट हो जाता है। याद करना, मतलब मैं समझ रहा हूं काफी मुश्किल है भाई, है ना, मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन मैं फिर बोल दूं Hg2 जो है इसके रिएक्शंस आपको बहुत कम जगह दिखेगी, है ना, बहुत ही कम जगह इसके बारे में आपको चीजें मिलेंगी, क्योंकि ये ना मेंस के सिलेबस में है और ना ही ये एडवांस के सिलेबस में है ना, ये दोनों के सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ, ये हमारे लैब मैनुअल में भी नहीं मेंशन किया हुआ है। जब नहीं मेंशन किया हुआ है उस वजह से पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है कि शायद यार ये ना पूछे इसके ऊपर क्वेश्चन, है ना, शायद इस पे ऊपर क्वेश्चन ना पूछे। यहां पर देखो SnCl2 के साथ जो रिएक्शन है उसको आप कैसे याद रख सकते हो, Sn जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है और Sn+2 से +4 में जाता है। क्यों? क्योंकि सर Sn की फॉर Sn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है +4, है ना, लेकिन अगर यहीं पर Pb होता तो Pb की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल +4। कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है क्या? Pb2+ इज मोर स्टेबल देन Pb+4, वाई? Pb2+ इज मोर स्टेबल देन Pb+4, वाई? कोई बता सकता है रीजन? यस यस, अरे कोई रीजन बता सकते हो? यस, कोई रीजन बता सकता है? कोई रीजन बता सके कि वाई Pb2+ इज मोर स्टेबल देन Pb+4? एनीवन एनीवन? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे सर इनर्ट पेयर इफेक्ट हुआ करता था, है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप जाने पर जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी कम हुआ करती थी और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती थी। बाकी रिएक्शन है बेटा, रिएक्शंस आप लोग देख लेना, जितनी आप लोग याद रख पाओ उतनी याद रख लेना। जब आप लोग पढ़ाई करो, जब आप लोग पढ़ो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लैब मैनुअल प्लस जो आपके जेईई मेंस के सिलेबस में जो केटाइंस और एनाइंस दे रखे हैं उनको पहले पढ़ने की कोशिश करना, और जो जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है उनको, या फिर जो आपके लैब मैनुअल के पार्ट नहीं है उनको आप लोग सबसे लास्ट में देखना, है ना, जब आपके पास टाइम बच जाए तो, क्योंकि उन पे क्वेश्चंस जेईई मेन में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है ना। तो चलिए आज ग्रुप 1 के केटाइन से हम लोग कर पाए, है ना। मैं सोच रहा था कि आज ग्रुप 2 के केटाइंस भी कुछ कुछ करवा दूंगा मैं, लेकिन ठीक है चलो नहीं हो पाए ग्रुप 2 के केटाइंस तो कोई बात नहीं, है ना। अगर मान लीजिए आपको आज डीपीपी मिले उसके अंदर ग्रुप 2 का केटाइन कोई हो तो बेटा छोड़ देना, उसके क्वेश्चंस मत करना आप लोग, है ना। डीपीपी करनी है आज आपको और आपको रिवीजन करना है बढ़िया से। यस, अगर आपको कोई भी ग्रुप 2 का केटाइन आपकी डीपीपी के अंदर मिल जाए, मैं फिर बोल देता हूं, तो उसको आप लोग छोड़ देना, है ना। जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर हम लोग इसको कवर कर लेंगे। यस ठीक है, डन है। हाँ, तो जो लैब मैनुअल है जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे हो, एक बार रुको जरा। एक मिनट, इसको भेज ही दिया जाए ना, अभी भेज देते हैं जिससे कि इसको अपलोड किया जा सके। ठीक है साहब, हो गया हो गया, करवा दिया जाएगा, डाउनलोड कर लिया गया इसको, है ना, और इसको भेज दिया जाएगा। हालांकि ये काम आप भी कर सकते थे, लेकिन ठीक है आपके हिस्से का काम मैंने कर दिया। थैंक यू बाद में बोल देना, कोई बात नहीं है। कहाँ मैं भागा जा रहा हूँ, कहाँ तुम भागे जा रहे हो, है ना। हाँ ठीक है, चलो बढ़िया, खत्म करते हैं फिर क्लास, है ना, निपटाते हैं।
जो 2 क्लास है बेटा, नेक्स्ट 2 क्लास है ना, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो कैटेंस का टेस्ट है ये खत्म हो सके, और इसको खत्म करते हैं। मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा रोज, भले ही धीरे धीरे कितना ही पढ़ाते रहो, है ना, क्योंकि अनगिनत रिएक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली आप घर पे कितना टाइम दोगे, कितना टाइम को यूटिलाइज करोगे, सिलेबस कंप्लीशन के बाद किस तरीके से रिवीजन करोगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो आज की क्लास बस खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपसे वापस मिलते हैं फ्राइडे की क्लास में। तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।